भारत सरकार जो प्रधानमंत्री ने जो विजन दिया उसको आगे बढ़ाए। I am also thankful to all my sponsors and including Vinit Nahata ji from PowerGrid. He has believed in me and that is something I just don't have words to say thank you to Vinit ji and also all the sponsors who have come. हमारा ये जो sponsors हैं उनमें most of them have eagerly and individually contributed to the welfare for the success of this program. हमारे साथ वृंदा जी भी आ गई हैं। मैं वृंदा जी से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप स्टेज पर आए और हमारे एंकर जैनेट जी से कहूंगा कि वृंदा जी भी आ गई हैं, उनका भी सम्मान पहले हो जाए। तो मेरा ये मानना है स्मॉल स्टेप्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन बिग स्टेप्स दैट वी टेक। बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े स्टेप्स इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन छोटे छोटे वादे और छोटे छोटे स्टेप्स ही वो न्यूक्लियस है समाज को आगे बढ़ाने के लिए। विनीत नाहटा जी यदि हैं तो आए और वृंदा जी का सम्मान करें। इन सबके बीच में उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। और इन चर्चाओं में तमाम अलग अलग आयामों को जो हम लेकर आपके सामने आएंगे बारी बारी से, उसमें आपका योगदान और आपका चिंतन जो है हम सबके लिए बहुत प्रेरक होगा, ये विश्वास है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। 24.5 साल का अब डिस्टेंस हमारा बच्चा है। 24 साल हमें कैसे पाथवे होनी चाहिए, क्योंकि मैं ये कहूँगा श्याम जाजू जी, आपकी पार्टी एक समय में 2 सीट पे थी और आज 302 पे है। तो वो विजन जो आपने पॉलिटिक्स में बनाया, क्योंकि ये मेरा मानना है कि वन शुड हैव whole all round approach to understand any subject, to understand how the social fabric of the system is working. Politician, हमारे डेमोक्रेसी में पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल लीडर और जो हमारे नेतृत्व हैं उसकी बहुत ज़रूरत है। हम शायद पॉलिटिक्स को बहुत पॉजिटिव वे में नहीं ले पाते हैं जितना हम और लोगों को और विधाओं को लेते हैं और प्रोफेशनल्स को लेते हैं। लेकिन मेरा मानना है यदि आप पॉलिटिक्स को नहीं समझते, पॉलिटिशियन जो सारी ज़िंदगी लगे होते हैं, 10 को अपनी सेवा देते हैं और तब जाके देश आगे बढ़ता है। तो मैं सबसे पहले आज के मुख्य अतिथि श्याम जाजू जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आत्मनिर्भर भारत और दूसरा हम जो कहना चाहते हैं कि विजन अमृतकाल का, इस पे 2 अपने शब्द व्यक्त करें। विजन टीवी वर्ल्ड के आज के इस आयोजन में मंच पर उपस्थित सभी डिग्नेटरीज, मुझे यहाँ पर निमंत्रित करने वाले और हमारे पुराने मित्र प्रणव प्रखर जी और इस सभागार में इस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन अटेंड करने के लिए आए हुए भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम विजन टीवी वर्ल्ड का मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस अमृतकाल की कल्पना की है, 2047 का जो विजन सामने रखा है और पूरे देश को प्रेरित किया है उस ओर सोचने का, उस ओर जाने का, उसमें अपनी सहभागिता कर प्रधानमंत्री मोदी जी के एजेंडे को और देश के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम विजन टीवी इंडिया वर्ल्ड कर रहा है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। कोई भी देश बगैर विजन के कोई एक्शन चल नहीं सकती और बगैर विजन की चल नहीं सकती। आज प्रधानमंत्री मोदी जी जब अमृतकाल की बात करते हैं, 2047 का विजन रखते हैं, आजादी के बाद अमृत वर्ष मनाते हैं, तो पूरे देश को गाइडेंस देते हुए, देश को एक नेतृत्व देते हुए, देश का कर्तृत्व किस दिशा में आगे ले जाना है, इसका बहुत अच्छा रोड मैप उनके सामने। और उनका कार्यकाल जब से 2014 में वो आए हैं, उन्होंने एक बात तो प्रूव की है, हर आपत्ति को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देश को आगे कैसे ले जाया जा सकता है, यह उन्होंने प्रूव कर दिया है। और इसलिए आज पूरे विश्व में भारत की इमेज एक ग्लोबल लीडर के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी को 72% लोगों ने एक्सेप्ट किया है, अप्रूव किया है और उनको सर्टिफाइड किया है। ये उन्होंने अपने काम से ये मेटल प्रूव किया है। अभी कोरोना कार्यकाल से हम बाहर आए। कोरोना के शुरुआत में लोग चर्चा कर रहे थे कि भारत इतना बड़ा देश है, लोक संख्या इतनी बड़ी है, इनके पास हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वीक है, देश देहातों में बसता है, अज्ञानी अनपढ़ लोगों की संख्या भी कम नहीं है, जो साक्षर नहीं है, और ये इस देश का क्या होगा।
ऐसा होते हुए भी ये चैलेंज को हाथ में लेकर पूरे वर्ल्ड में हमने ये स्थापित कर दिया कि ऑक्सीजन के सिलेंडर, ऑक्सीजन बनाने का हमने बनाया, हमने मास्क हमने एक्सपोर्ट किए और पूरे देश को सबसे इफेक्टिव और सबसे एफिशिएंट और सस्ता वैक्सीन देने का भी काम हमने किया। पूरे इतनी बड़ी आबादी को 1 रुपया भी ना लेते हुए वैक्सीन देकर आज जो हम कोरोना मुक्त हुए हैं और आज इस सभागार में भी बगैर मास्क बैठ रहे हैं, इसका श्रेय मोदी जी को है। अपने देश को तो बचाया, इसके साथ साथ जो आवश्यक मेडिसिन की आवश्यकता हमारे देश की थी उतना रखकर बाकी पूरे विश्व में भी अपने खर्चे से मेडिसिन देकर और उसका 1 रुपया भी ना चार्ज कर एक बता दिया कि ये देश का नेचर है, ये हमारा कल्चर है, हम इसको मदद करते हैं और अपना मेटल हमने प्रूव कर दिया। मोदी जी के कार्यकाल के लिए बोलने के लिए तो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए किस किस डायमेंशन से ये देश आगे बढ़ रहा है, टाइम कम पड़ेगा, इतने काम इस कार्यकाल में हो रहे हैं। ये सही है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसके साथ साथ देश में आईआईटी, एम्स और आईआईएम की भी निर्मित इसी कार्यकाल में हो रही है। लॉकडाउन किया और उसके साथ साथ कितने करोड़ लोगों को फ्री राशन देने का काम इस कार्यकाल में हो रहा है। उसी कोरोना काल में 20 लाख करोड़ का पैकेज देकर पूरे विश्व को बता दिया और आज हमारे इर्द गिर्द के सभी देशों की इकोनॉमी डामाडोल होते हुए भी भारत अपने जगह पे स्टेबल है, स्थिर है और एक टाइम 10वें 11वें नंबर पर जो इकोनॉमी थी 2014 में, आज 5वें नंबर पर हमारी इकोनॉमी आ गई है। अपने आप में ये बताता है। ताली बजवाई पर उसके साथ साथ वैक्सीन देने का भी काम इन्होंने किया। मोमबत्ती जलाने के लिए काम किया पर 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाने का काम भी इसी कार्यकाल में हुआ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया जो विश्व का सबसे ज्यादा विजिटिंग का स्पॉट हो गया है। उसके साथ वॉर मेमोरियल बनाने का भी श्रेय इसी प्रधानमंत्री मोदी जी का है। नया संसद भवन बनाकर एक आजाद देश की एक इमेज और आजाद देश का मैसेज देने का काम इसी मोदी जी के कार्यकाल में हो रहा है। रोहिंग्याओं को भगाने का काम हो रहा है, उसके साथ साथ कश्मीरी पंडितों को बसाने का भी काम इसी कार्यकाल में हो रहा है। राफेल की खरीदी की और उसके साथ साथ ब्रह्मोस को भी एक्सपोर्ट करने का काम, ब्रह्मोस बेचने का भी काम इसी कार्यकाल में जो आत्मनिर्भर भारत की ओर हमें लेके जा रहा है। टोल टैक्स वसूली हो रही है पर उसके साथ साथ 14 लेन हाईवे, ईस्टर्न एक्सप्रेस पेरिफेरल हाईवे, पूरे देश का रोड का इतना बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आज तक कभी नहीं हुआ था। इतना बड़ा काम इस कार्यकाल में हो रहा है। पेट्रोल डीजल के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं पर उसी पेट्रोल डीजल पर इस देश पर 43,000 करोड़ 43,000 करोड़ जो लोन था वो लोन चुकाने का काम मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। फ्यूल रिजर्व आज हमारा देश का सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। अटल टनल इसी कार्यकाल में बनता है। बोगी इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम आजादी के बाद पहली बार मोदी जी के कार्यकाल में जितना हुआ है हम सोच नहीं सकते। 7 करोड़ गरीबों को गैस सिलेंडर मुफ्त देने का काम, उनके घर में धुएं से उनको बचाने का काम इसी कार्यकाल में होता है। स्वच्छ भारत मिशन की बात केवल होती नहीं है, 12 करोड़ लोगों के घरों में इज्जत घर बनाकर आजादी के 75 साल बाद इस देश में ऐसे घर उनकी संख्या थी कि जो अपना शौचालय बना नहीं सकते, उनको सरकारी तरफ से टॉयलेट बनाने का काम इसी सरकार में हुआ है। सीए, एनआरबी, सीएबी, इसके साथ साथ विस्थापितों को भी भारत में बसाने का काम इस कार्यकाल में हुआ है। चाइना को किस प्रकार से हमने जवाब दिया हम सबको मालूम है। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, ये केवल नारे नहीं रहे, उसका एग्जीक्यूशन और इंप्लीमेंटेशन इसी कार्यकाल में हो रहा है। नोटबंदी के साथ साथ डिजिटल पेमेंट में नई क्रांति लाने का काम मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। आज सौर ऊर्जा में पूरे विश्व में 2 नंबर का स्थान भारत ने जो प्राप्त किया वो एक रात में तैयार नहीं हुआ है। चाइना के एप्स जब बंद किए तो स्वदेशी सैटेलाइट का भी चैनल लॉन्च कर उसको भी हमने एस्टेब्लिश किया है।
चाइना और पाकिस्तान हमें कैसे आग दिखाते थे हमें मालूम है। उनको डोकलाम और सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से जवाब देने का काम इसमें हुआ है। तो केवल सेलिब्रेशन करना, इवेंट करना, यह मोदी जी की कल्पना नहीं है। देश केवल एक 10-5 उद्योगपति बहुत बड़े अरबपति हो जाए, इससे देश आगे नहीं बढ़ता है। देश का सामान्य आदमी, बिलो पॉवर्टी लाइन का आदमी, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसका जब तक बढ़ेगा नहीं, उसका इनकम बढ़ेगा नहीं, देश आगे नहीं जाएगा। पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करने की आवश्यकता है, वो मोदी जी ने करके दिखाया। और सरकार तो पॉलिसी बनाती है, आज वे विजन इंडिया अपना काम कर रही है, पर ऐसे लोगों को भी इस काम में प्रेरणा देकर शामिल करने का काम यह मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। इसलिए इन सब बातों में आप साधारण आंकड़े के विषय में ध्यान रखेंगे तो मोदी जी जब आए 2014 में मनरेगा का बजट था 33,000 करोड़। आज उसी मनरेगा पर, जिसमें सामान्य आदमी को रोजगार की व्यवस्था की है, 73,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस सरकार ने किया है। हथियारों की खरीदी बंद कर इस देश में हमारे हथियार बनने चाहिए और वो आत्मनिर्भर भारत की हमारी कल्पना है। तो इस प्रकार का ये काम, ये विजन जो मोदी जी रखकर काम कर रहे हैं, इसलिए इस अमृत काल का एक नया अर्थ जनता को भी प्राप्त हुआ है। जनता इसमें शामिल हो रही है। जब तक सरकार के काम को और निर्णयों को जनता सहभाग नहीं देगी, तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए इस अमृत काल का और 2047 का विजन जो मोदी जी ने रखा है, पूरे देश की जनता उसको अप्रिशिएट कर रही है, प्रमोट कर रही है और पूरे विश्व में हमारा एक स्थान बना है। पुनश्च एक बार विजन इंडिया को, प्रणव प्रखर जी को धन्यवाद देते हुए एक अच्छे उपक्रम का उन्होंने आयोजन किया और उसमें पार्टिसिपेट होने के लिए मुझे बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। माननीय श्याम जाजू जी का ये हमारा पहला सत्र एक इंट्रोडक्टरी सेशन है, जिसमें मूल बातें क्या हैं, क्या क्या हो सकती है, चीजें क्या हो रही हैं, क्या होना चाहिए, इन विषयों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं संक्षेप में। क्योंकि अलग अलग जो सेशंस हैं उसमें अलग अलग विषय जो हैं, चाहे वो रक्षा से जुड़ा हो, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ा हो, आत्मनिर्भरता से जुड़ा हो, इन सब पर हम अलग अलग चर्चा करेंगे डिटेल में उस फील्ड के लोगों से। इसलिए निवेदन मैं करूंगा, प्रणव जी अगले वक्ता को बुलाएं, उससे पहले ये मैं जानकारी भी आप सबको दे दूं कि बड़ी खुशी की बात है, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी हम सबके बीच में यहाँ उपस्थित है। एक बार आपकी करतल ध्वनि के साथ उनका वंदन भी, अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत सर आपका इस कार्यक्रम में। और अगले वक्ताओं से निवेदन ये जरूर करूंगा कि 3 से 5 मिनट के बीच में अपनी बात को खत्म। नारी शक्ति की पूजा और नारी शक्ति का जो एक विचार है भारतीय सभ्यता पे, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव फैमिली सिर्फ भारतीय सभ्यता में ही इसकी अहमियत पूरी दुनिया को समझाई जा रही है, समझाने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है। सनातन धर्म ज़रूर अपना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो फैमिली न्यूक्लियस यूनिट में पूरी दुनिया में गया, देखा, सीखा, समझा और एनालाइज किया एज ए जर्नलिस्ट, फैमिली वैल्यू और फैमिली के बारे में शायद लोग हिंदुस्तान में रह करके उसकी अहमियत नहीं समझ पाते हैं। इसलिए आइडिया तो ये था कि वृंदा जी को मैं सबसे पहले बुलाऊं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम नारी शक्ति से यदि पोषित होता है, आशीर्वाद मिलता है, तो वो शायद बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। देखिए, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत, यदि हिंदुस्तान है, यदि एमएसएमई है, तो मैं उसको मानता हूँ सोशल ऑर्गेनाइजेशन फैब्रिक है समाज को बनाने का। और हमेशा ये मेरा मानना है, छोटा से छोटा सोशल ऑर्गेनाइजेशन, आज हमारे पीछे आप एग्जीबिशंस में भी देखेंगे, बूंद फाउंडेशन क्या करती है, नमामि गंगे है वो क्या करती है, एक पापड़ बनाने वाली सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो क्या करती है, या जितने हमारे स्पॉन्सर्स हैं, स्पॉन्सर्स के अलावा भी हमने ये कोशिश किया कि उन लोगों को जगह दें, उन लोगों को सेवा दें, और हमने कुछ उनसे पैसे भी नहीं लिया जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। दैट इज समथिंग व्हाट वी वैल्यू एंड व्हाट वी थिंक दैट सोसाइटी को यदि बनाना है, समाज के न्यूक्लियस को मजबूत करना है, तो इम्पॉर्टेंट है। नाउ आई रिक्वेस्ट वृंदा खन्ना जी, सी इज द सेक्रेटरी ऑफ ये संत ईश्वर फाउंडेशन। मेरा एज ए जर्नलिस्ट क्रिटिक होता हूँ, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि संत ईश्वर फाउंडेशन को हमने कवर किया पिछले दो अंकों में। मैं वृंदा खन्ना जी से गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा व्हाट इंस्पायर्ड द ऑर्गेनाइजेशन,
कपिल खन्ना जी ने जो एक थॉट प्रोसेस माता पिता के लिए रखा था, मैंने एक दिन पूछा कि मुझे तो संत और ईश्वर में समझ ही नहीं आता नाम कैसे है सर, इसमें कुछ आगे जोड़ दीजिए पीछे जोड़ दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आपको मालूम नहीं है मेरे माता पिता के नाम से जुड़ा हुआ है। एंड दैट वाज सो टचिंग एंड इट वाज लाइक ए वेरी वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी व्हेन ही सेड दैट। आई थॉट दैट इट इज ओनली कोई नाम है, बट देन उसमें गूढ़ ये था कि माँ पिता को श्रद्धांजलि, माँ पिता का आशीर्वाद। मैं वृंदा जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कपिल खन्ना जी की सुपुत्री है वृंदा खन्ना जी, संत ईश्वर फाउंडेशन के बारे में बताएं। और आप लोगों ने बहुत चैरिटी वर्क किया उसके, इट इज़ नॉट, हिंदुस्तान के समाज में हम कहते हैं कि हम जो चैरिटी करते हैं बाएं हाथ को दाएं हाथ का पता नहीं होना चाहिए, लेकिन आज 21वीं सदी है, जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक आप दूसरे को प्रेरित नहीं करेंगे। नस्ति मातृ समा छाया, नस्ति मातृ समा गति, नस्ति मातृ समा त्राणम, नस्ति मातृ समा प्रभा। सभी को नमस्कार। आज विजन टीवी के इस कार्यक्रम में मुझे यहाँ साथ आने का अवसर मिला है, इसके लिए मैं प्रखर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। मंच पर बैठे सभी सम्मान्य हमारे अतिथिगण और यहाँ पे आए हुए सब लोग, मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जिस श्लोक से शुरू किया उसका मतलब है कि माँ के समान कोई छाया नहीं होती है, माँ के समान कोई आश्रय नहीं होता है, माँ के समान कोई सुरक्षा नहीं होती है, और शायद विश्व में माँ के समान कोई जीवन दाता नहीं होता है। वैसे तो भारत में हर रोज़ ही हम मदर्स डे मनाते हैं, बट क्योंकि कल इंटरनेशनल मदर्स डे था तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस श्लोक से शुरू करें। हमारा जो पहला गुरु होता है या हमारा जो पहला मार्गदर्शक होता है जीवन में, वो हमारी माँ ही होती है। किसी से भी पूछ लीजिए, आप अलग अलग नाम ले लेंगे, लेकिन अगर किसी एक का लेना हो तो सबके मुंह से माँ का ही नाम निकलता है। मैंने जब अपना कार्य शुरू किया तो मुझे भी प्रेरणा मेरी माँ से मिली, बट मेरी माँ से ज़्यादा मुझे मेरी दादी माँ से प्रेरणा मिली। उन्हें हम सब प्रेम से अच्छी माँ बुलाते थे। सोचिए वो कितनी अच्छी होगी कि उनका नाम अच्छी माँ रखना पड़ गया था हमें। मैं जब 5वीं कक्षा में थी तो मुझे याद है हम लोग स्कूल्स में हमारे पास फोल्डर्स होते हैं, उसको सजाने के लिए मुझे कुछ लिखना था, तो मैं अपनी दादी माँ के पास गई और मैंने उनको बोला कि इस पे क्या लिखूं, आप बताइए मुझे। तो मेरी जीवन का पहला श्लोक जो मैंने सीखा था वो मुझे उन्होंने सिखाया था। श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक है जो मैं बताऊंगी, जो उन्होंने मुझे सिखाया था। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब ये है कि हमारा धर्म सिर्फ हमारा कर्म है, और कर्म करते हुए हमें कभी किसी फल की अपेक्षा नहीं करनी है, वही सच्चा कर्म है। तो जब मेरी दादी माँ का स्वर्गवास हुआ, मेरे पिताजी के मन में आया कि क्यों ना उनके नाम से कुछ कार्य शुरू किया जाए। तो 20 वर्ष पहले, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, पानीपत में एक बस्ती थी जहाँ पे बच्चे कूड़ा उठाने का काम करते थे। तो जब हम वहाँ गए तो हमें लगा कि यहाँ पे कुछ काम करना चाहिए, इसीलिए हमने 20 वर्ष पहले वहाँ पे एक स्कूल स्थापित किया, एक संस्कार केंद्र स्थापित किया। हमें 2 साल लगे क्योंकि ये बच्चे कूड़ा उठाने का काम करते थे। दे वर रैग पिकर्स, दे डिडंट नो हाउ टू स्टे क्लीन, साफ कैसे रहना है, नहाना कैसे है, पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है। तो 2 साल हमने केवल उन्हें नहाना सिखाया, साफ रहना सिखाया, और उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग की, बिकॉज ये बच्चे डेली वेज अर्नर्स थे अपने परिवार के लिए। शायद दिन में 2-4 रुपए कमा के ले आते थे, बट दैट वाज अ बिग थिंग फॉर द फैमिली। तो फर्स्ट 2 years वाज ऑल अबाउट काउंसलिंग दीज पेरेंट्स कि इन बच्चों को पढ़ाना है। इससे शुरू कर 20 वर्ष में यहाँ पे 5वीं कक्षा तक संस्कार केंद्र चलता है, पढ़ाई कराई जाती है बच्चों को। प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत स्किल अप इंडिया का ये जो मिशन है, इसका ध्यान रखते हुए यहाँ पे शाम में सिलाई केंद्र चलता है आसपास की महिलाओं के लिए। गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ पे मेहंदी लगाना, रंगोली बनाना, आर्ट एंड क्राफ्ट, कुकिंग, ब्यूटी एंड कल्चर, योगा, ऐसी स्किल क्लासेस कराई जाती हैं। आपको जान के सरप्राइज होगा कि ये जो बच्चे हैं ये कभी कभी करवा चौथ के दिन या अगर आसपास बस्तियों में शादी हो तो ये मेहंदी लगाने जाते हैं उसमें, और एक रात में 10-12 लड़कियां मेहंदी लगाने जाती है और 1.5 लाख रुपए तक कमा के ले आती हैं। सोचिए, कहाँ कूड़ा उठा रहे थे, दिन के 2 रुपए कूड़ेदान में बैठ के कमा रहे थे, और कहाँ एक रात में 1.5 लाख कमा के ला रहे हैं।
20 इयर्स की जर्नी के अंदर यहाँ से आर्किटेक्ट निकल आए हैं, यहाँ से डेंटिस्ट निकल आए हैं, यहाँ के बच्चे सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं बिकॉज वो आगे नेशन को सर्व करना चाहते हैं। अलोंग द वे हमने रियलाइज किया कि एक केंद्र काफी नहीं होगा, वी नीड मोर सच सेंटर्स। तो हमने जम्मू कश्मीर में काम करना शुरू किया। जम्मू कश्मीर के बारे में मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझते हैं कि वहाँ का टोपोग्राफी कैसी है और वहाँ की सिचुएशन कैसी है, वहाँ काम करना कितना डिफिकल्ट है। हमने वहाँ पे 2 सेंटर स्टार्ट किए। एक उधमपुर में 10 एकड़ के अंदर भारतीय विद्या मंदिर स्टार्ट किया हमने, और एक रामनगर में संत ईश्वर भारतीय विद्या निकेतन स्टार्ट किया हमने 2 एकड़ के अंदर। भारतीय विद्या मंदिर 10 एकड़ की भूमि में बना हुआ है। इट्स अ 4 फ्लोर लग्जूरियस स्कूल विच इज रन फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट स्कूल ऑल्सो हैज एन अटल इनोवेशन लैब। जो हमारे रीजनल्स होते हैं वॉलीबॉल एक्सेट्रा स्पोर्ट्स के, वो वहाँ पे होस्ट किए जाते हैं। ये बच्चे जिनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं टेररिस्ट अटैक्स में जिन्होंने अपनी लाइफ खोई है, या उन छोटे छोटे गाँव से आए हैं जहाँ पे कोई और सुविधा ही नहीं थी, ऐसे 20 विलेजेस के बच्चे यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं। ऐसे ही रामनगर के स्कूल के अंदर भी 250 बच्चे हर साल पढ़ रहे हैं। एंड अलोंग विद एजुकेशन यहाँ पे स्मार्ट क्लासेस दी गई हैं ताकि बच्चों को एक एक्सपोजर मिले जो यहाँ दिल्ली में बैठ के आपको स्कूलों में नहीं मिल पा रहा है, वो उन्हें वहाँ मिल रहा है। दे आर डूइंग इनोवेटिव क्लासेस लाइक स्टार गेजिंग, बर्ड वॉचिंग। यहाँ के हाई क्लास स्कूलों में भी वो क्लासेस नहीं मिल पा रही होंगी आपको जो वहाँ के बच्चे बैठ के सीख रहे हैं। उन्हें पढ़ाने के लिए पुणे से, दिल्ली से स्पेशली टीचर्स जाते हैं। आवर फैमिली इज बिकमिंग सो ह्यूज कि ये सारे लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं एंड फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे लिए ये काम कर रहे हैं। देन समवेयर डाउन द लाइन वी रियलाइज कि हम अकेले ऐसे लोग नहीं हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हियर जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और जिन्हें कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल पा रहा है शायद। सो वी डिसाइडेड कि हम संत ईश्वर सम्मान स्टार्ट करेंगे। Sant Ishwar Samman will focus on those winners, on those people who are doing incredible work at the grassroots level, लेकिन जिनको कभी राष्ट्रीय स्तर पे कोई सम्मान ना मिला हो। तो हर वर्ष ऐसे हमने 17 लोगों को चुनना शुरू किया जो महिला बाल विकास, ग्रामीण, जनजाति या अनेक ऐसे क्षेत्र जैसे एनवायरनमेंट, रिसर्च, कल्चर, इन पे काम कर रहे हों, और इन्हें ढूंढ के हमने डिसाइड किया कि हम इन्हें राष्ट्रीय स्तर पे पुरस्कार देंगे। ऐसे पुरस्कार हमने 17 दिए, और हर वर्ष सिर्फ पुरस्कार नहीं दिए, उसके साथ उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। एवरी ईयर इस मंथ से हमने 32 लाख की राशि उन्हें दी। ओवर द इयर्स 6 इयर्स के अंदर हमने ऐसे 100 विनर्स ढूंढ के निकाले। एंड आपको जान के हैरानी होगी कि इन 100 में से हर ईयर के 17 विनर में से one of them has gone on to win a पद्म पुरस्कार। How incredible is that? हमारी सरकार भी अब ऐसे ही लोगों को ढूंढ रही है जो एक्चुअली काम कर रहे हो। एंड स्वामी अवधेशानंद जी इन आवर फंक्शन वी डिसाइडेड कि इट्स टाइम कि इन स्टोरीज को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। एंड विद दैट एम हमने एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम हमने सेवा परमो धर्म लिखा। इस पुस्तक के अंदर इन 100 विनर्स की हमने स्टोरीज इंक्लूड की ताकि आप तक, स्टूडेंट्स तक ये कहानियां पहुंचे। आप जो इंस्पिरेशन ले रहे हैं वो आप यहाँ से ले, रादर टीवी पे हम किसी और को देख के गलत तरह की इंस्पिरेशन ले। इसके साथ साथ हमने दिल्ली के अंदर संत ईश्वर संवाद का भी काम शुरू किया, जहाँ पे हमने अच्छे लोगों को इकट्ठा किया अलग अलग समाज से। शायद आप उन्हें बैकवर्ड सोसाइटी कहते होंगे, लेकिन हमें लगता है कि नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनके काम इतने अच्छे होते हैं। ऐसी बहुत सोसाइटीज को हमने इकट्ठा किया ताकि उनके बीच भी सेवा की चर्चाएं हों और डिफरेंट कामों को हम एक दूसरे के साथ जोड़ सकें। अमेरिका में देखा कि यहाँ वो प्रेसिडेंट जिसने खुद ही मास्क लगाने से मना कर दिया। द अमाउंट ऑफ प्रोटेस्ट दैट टुक प्लेस, हमें वो लोग कहते हैं कि हम अनपढ़ हैं, लेकिन हमने वहां देखा कि कितनी चोरियां हो रही थी, कितने प्रोटेस्ट हो रहे थे। इतनी चोरियां हो रही थी कि उन्होंने एक लॉ निकाल दिया कि यहाँ तक चोरी कर लो, हम आपको जेल में नहीं डालेंगे। बट इन कॉन्ट्रास्ट हमने भारत में देखा, हमने ना सिर्फ अपने लोगों तक वैक्सीन पहुंचाई, हमने विश्व में भी वैक्सीन बांटी। इसके साथ साथ हमने अपने इकोनॉमिक स्तर का भी ध्यान रखा। तो जस्ट डेवलप्ड नेशन हमें बनना है, शायद ये हमारी सोच नहीं होनी चाहिए। अब तो हमारा टारगेट सीधा विश्व गुरु बनने का होना चाहिए, जो ऑलरेडी जिसकी तरफ हम काम करना शुरू भी कर चुके हैं। तो विद दैट आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन फॉर हैविंग मी हियर। मैं चाहूंगी कि एक छोटी सी वीडियो हम यहाँ पे संत ईश्वर सम्मान के बारे में चलाएंगे जो आप सब देखें।
थैंक यू। It is also important now that I invite Dr. Anjan Ray. Why I am looking for that eagerly? I've been waiting, I've been chasing him for days altogether. Because आपने कभी सुना होगा मीडिया में, अखबार में बहुत स्टोरी आई थी कि ग्रीन फ्यूल, ग्रीन एविएशन फ्यूल के बारे में। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है, इसको इम्प्लीमेंट करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि इसलिए मुश्किल भी है क्योंकि उसके लिए अलग सा प्लांट होता है, कोई नॉर्मल रिफाइनरी काम नहीं करती है। I won't take more time, and I request Dr. Anjan Ray. He has just retired from Indian Institute of Petroleum, Dehradun. Sir, thank you, one, for giving me the interview a few weeks back and trusting me. उस वक्त था वन लैब इन CSIR का एक प्रोग्राम था। वन लैब CSIR मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। वन लैब वन वीक के सरकार ने देखिए अब मोस्ट सेंसिटिव लैब्स आर ओपनिंग। ये सरकार की ये अहमियत है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बारीकियां हैं, इस सरकार की ये अहमियत है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का है, मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिपोर्टर ऑन द बीट। कार्यकर्ता खासकर श्री प्रणब प्रखर जी, मंचासीन हमारे सारे गणमान्य व्यक्तियों को, हस्तियों को और हमारे सभागार में प्रस्तुत सभी को मेरा नमस्कार। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि अभी मैं जब सभागार की ओर मेरी आंखें डाल रहा हूँ, 2047 में 50 साल से कम उम्र होने वाले, मतलब जो 1997 के बाद जन्मे हैं, उनकी संख्या अब काफ़ी मात्रा में इधर उपस्थित है। जो भी यहाँ 1997 के बाद जन्म लिए हैं, जरा हाथ ऊपर करें। Anybody born here after 1997? Let us give a show of hands. There is a young lady there. Yes, a few more. Excellent. तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप लोगों को क्या ये मालूम है कि हवाई जहाज किस ईंधन से उड़ता है? आप जानते हैं हवाई जहाज ईंधन से उड़ता है? बिना फ्यूल के हवाई जहाज तो नहीं उड़ेगी ना? नहीं। अब आपको शायद ये नहीं मालूम है कि हम लोग भारत में सारे ईंधन, डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, सबको हमें आयात करने की आदत है। और इन सब ईंधनों का जो मूल है वो कार्बन एटम होता है। हम लोग सालाना 350 मिलियन टन कार्बन एटम आयात करते हैं, पर ये खास बात नहीं है। ये खास बात है कि हम लोग सालाना 500 मिलियन टन कार्बन एटम फेंक देते हैं। हम हमारे अपशिष्ट कार्बन एटम को प्रयोग में लाते तो भारत को एक बूंद ईंधन आयात करने की आवश्यकता नहीं है। तो और 2025 में मैंगलोर में 20,000 लीटर इसी खाद्य तेल से उत्पादन होगा। तो मैं आप सबको आह्वान दे रहा हूं कि अपशिष्ट खाद्य तेल नाली में न जाए। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं, रेस्टोरेंट से पूछिए आपका अपशिष्ट खाद्य तेल कहाँ जा रहा है, और वो नियमानुसार, सरकार का नियम है, का दुरुपयोग रोक दीजिए, उससे बड़ा फायदा होगा। दूसरी चीज मैं वंदना जी से, क्योंकि वंदना जी से का काम मैं काफी साल से देख रहा हूँ, फाउंडेशन का काम, इन्होंने जो रैक्टिकरों को एक जीविका दी, वैसा ही काम हम लोग उत्तराखंड में, मेरी जो संस्थान में मैं था, अभी हाल ही में सेवानिवृत्त हुआ हूँ, वहाँ पे 20 हम लोगों ने प्लास्टिक बैंक बनाए हैं। रैक पिकर्स को हमने प्लास्टिक बैंक मैनेजर बना दिए। स्कूल में है, कॉलेज में है, कम्युनिटी में है, तो लोग अपने प्लास्टिक कूड़ा में न फेंके, ये प्लास्टिक बैंक में जमा करते हैं। और 1000 किलो प्लास्टिक से 750 लीटर डीजल बन रहा है देहरादून में। तो मैं आपको ये भी कहूँगा कि आप अपने इलाके में प्लास्टिक बैंक लगवाइए। कैसे करना हो मुझे बताइए, और मैं मदद दे दूंगा जो भी करना है प्लास्टिक बैंक लगवाने में है। और उसी प्लास्टिक से रास्ते बनेंगे, टाइल्स बनेंगे, डीजल बनेगा, पेट्रोल बनेगा, उतना आयात कम हो जाएगा। मैंने 350 मिलियन टन की बात की। इस साल वो 350 से घटकर 330 मिलियन टन बन गया, क्योंकि 20 मिलियन टन एथेनॉल और बायोगैस हमारे देश में आ गई सरकार के प्रयास से, सरकार के पॉलिसी से। ये 350 से 330 शून्य हो सकता है। उसके लिए आपसे बस इतना ही मैं अनुरोध कर रहा हूँ,
अपशिष्ट न फेंकें, अपशिष्ट का सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें। बड़ी सारी उम्मीदें बनती हैं इन बातों को सुनकर, विश्वास बढ़ता है हम सबका, और ये संकल्प जो हम सबके मन में बीज रूप में है वो बहुत मजबूत होता है। माननीय श्याम जाजू जी ने शुरुआत में ही जिस बात को बड़े विस्तार से उन्होंने रखा, सरकार की तरफ से और माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर भारत जो भूमिका निभा रहा है वो अपने आप में इस बात की पहचान है कि भारत बहुत तेज पश्चिम का जो मॉडल है उसको अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति निरंतर अकेला होता जाता है, परिवार से, समाज से और व्यवस्था से कटकर वो एकाकी जीवन जीने लगता है और कहीं ना कहीं वो सारी पूरी विघटन का कारण बनता है। तो इन सारी प्रक्रियाओं को हमने आज के इस आयोजन में सभी स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा का माध्यम बनाया है और उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार। यहाँ से जाने के लिए मैं आभार व्यक्त करूँ उससे पहले मैं निवेदन करूंगा कि यहाँ विनीत नाटा जी को एक बार फिर से मैं मंच पर आने के लिए निवेदन करूंगा, क्योंकि एक मेमेंटो हम आभार स्वरूप भेंट करना चाहते हैं हमारे ऑनरेबल स्पीकर्स जो गेस्ट हैं स्टेज पर, और वो मेमेंटो भी अपने आप में इस बात का ही प्रतीक है कि हमारी सोच उस अखंड भारत के रूप में विश्व में उसकी स्थापना भारत के करने का है जो सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लौह पुरुष ने देखा, और उसी का एक प्रतिरूप हमने तैयार किया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो आपने देखी है, आप इस सम्मान में और आभार में शामिल हों। बहुत बहुत आभार श्याम जाजू जी का। व्यस्तताएं बहुत सारी हैं लेकिन फिर भी वो समय निकाल कर हम सबके बीच में आए। उन्होंने बहुत लगातार कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उस सोच जो समाज और राष्ट्र के प्रति है उसके प्रति भी संवेदनशील है। मैं विनीत जी से निवेदन करूंगा कि डॉक्टर अंजन रे का भी आभार एक मेमेंटो भेंट करके उनका करेंगे। दुल्हनी के साथ देवी सज्जन और भेंट करें और बहुत बहुत आभार। तो आपकी करतल भर के साथ उनका भी बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, और इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत आभार। क्यों बनाए? हम महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध के प्रिय देश हैं, हमें तो इन चीजों की जरूरत नहीं है। ये सारी की सारी जब चीजें होने लगी तो दुश्मन ने देखा ये तो सबसे अच्छा टारगेट है, इसको कौन छोड़ेगा। वो चाइना ने जो आपको देख लिया बांडुंग में जो किया और उसके बाद जो भारत के साथ हुआ वो हुआ, क्योंकि हमारी धारणा ये थी हम जो फौज की जरूरत नहीं है। सन 62 में आपने 48,000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना को दे दिए तश्तरी में, और इसके बाद आपकी फिर भी नींद नहीं खुली। हाँ, फिर लोगों को जागरूकता आने लगी, मीडिया, यूथ, एजुकेशन प्रोग्राम्स, उन्होंने सोचना शुरू किया और उन्होंने पूछा क्या है। तब पता चला, मैं एयरफोर्स वाला बैठा हूँ, उस समय मैं स्कूल में था 62 में, जब चीनी अंदर घुस रहे थे तो कह रहे थे एयरफोर्स को इस्तेमाल मत करो, नहीं तो आपके बॉम्बे, कैलकाटा, दिल्ली, मद्रास, इलाहाबाद हर जगह चाइना बॉम्ब डाल देगा। चाइना के पास सिर्फ 4 जहाज थे जिनकी रेंज भी नहीं हुआ, वो हालत थी और हमने ये हार ली। पर ये जागरूकता तब आई जब हमने अपना विचारधारा चेंज करी, थिंकिंग चेंज करी, डॉक्ट्रिन चेंज करी, और तब मैं कहता हूं जो हम बात कर रहे हैं 1947 से 2047 पे, तो ठीक है उस टाइम हमने कुछ प्रोग्रेस करी, 1947 से करना शुरू किया, कुछ प्रोग्रेस हुई। पर जब 2014 में मैंने देखा एकदम से जैसे कि जूम एटीट्यूड जहाज का रॉकेट का हो जाता है वो हुआ, और अब जो हम पहुंचे 2022 में, 2023 में 25 साल जो रह गए हैं वो है एक्चुअल जो आपको ले जाएगा जगह पे। आपकी पूरी थिंकिंग चेंज हो गई है, आपकी डॉक्ट्रिन चेंज हो गई है, और तब को पता चला। कल की खबर मैं बताता हूं, अब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने ईयू के मिनिस्टर्स को कहा कि देखिए आप वर्ल्ड पोलराइजेशन की बात करते हैं, पोलराइजेशन ऑफ एशिया पैसिफिक कंट्रीज होनी चाहिए, उसको कहते हैं पोलराइजेशन। आपकी सारी बिजनेस ठप रह जाएगी। ये जो आपने पैसा एकत्रित किया पिछले 300-400 साल में एशिया और पैसिफिक एरिया को एक्सप्लॉइट करके आपको एशिया पैसिफिक के साथ मिलना पड़ेगा, और यही अब देख रहे हैं आप, एशिया पैसिफिक एरिया बन रहा है, जोन बन रहा है, जॉइंट डेवलपमेंट होगी, वो प्रॉस्पेरिटी होगी। आत्मनिर्भर भारत का जो चिन्ह है वो लीडर बन के आएगा, भारत को उसका लीडर बना रहे हैं। और आप देखेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, स्पेस, साइबर, हर जगह भारत लीड लेगा। और सिक्योरिटी अरेंजमेंट की जो बात कर रहे थे
कोर्ट में भारत का अहम रोल होगा। और अब आती है भारत में कि फौज का रोल। अब भारत की फौज का रोल आपने देखा है किस तरीके से चीन इसका सामना भी किया, किस तरीके से चीन को बता दिया 62 का भारत चला गया, हम जो हैं वो आप नहीं सामना कर सकते। और उसके बाद अब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगले 25 साल को देख रहे हैं किस तरीके से हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ी है। हमें मेरे को कहा गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन और आत्मनिर्भरता के लिए करिए फौज को। अब हमने अपने शिप्स बनाने शुरू कर दिए हैं, अपने टैंक्स बनाने शुरू कर दिए हैं। सबसे बड़ा अभाव जो हमारे को है इंजन बनाने का, क्योंकि हमारे पास मेटल नहीं थे, वो मेटल अब बनने शुरू हो गए हैं। राइफल, ऑनेस्ट राइफल नहीं थी हमारे पास, वो अब अमेठी में बननी शुरू हुई है। देर आए दुरुस्त आए। और रफाल, मैं नाम नहीं लूंगा वेपन्स के, सब हैं, रफाल भी है, ये जो मैंने चिन्ह लगाया हुआ है, और सुखोइस, हमारे ब्रह्मोस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी हमारे LCA एक्सपोर्ट होने वाला है, हमारे शिप्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, टैंक्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं। अब हमको कारगिल का भी याद भूल जानी चाहिए, जब हमको 125 मिलीमीटर के शेल्स की मांग करने के लिए हमको मांगना पड़ रहा था, सोने के भाव खरीद के आ रहे थे, वो सब चला गया। अब भारत आत्मनिर्भर था, भारत का झंडा लेकर जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, इस समय सारी दुनिया देख रही है। इसीलिए EU का मिनिस्टर हमारे PM के पास आया, इसलिए प्रधानमंत्री को सारे मिनिस्टर्स मिलने आते हैं। और मैं आपको बता दूं, अब जो आप देखेंगे, भारत सिक्योर होगा तो उसकी इंडस्ट्री सिक्योर होगी, उसके कल्चर सिक्योर होगा, उसके। मैं जब भी सर को बोला कि सर मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ, he took by fraction of second, he said आ जाइए, कहाँ मिलोगे, कहाँ करोगे, IIC में करोगे इंटरव्यू, मेरे घर में आ जाओ, मैं संडे को हूँ। और कल सर काठमांडू में थे, इन्होंने कहा कि तुम मुझको फोन करके क्यों नहीं आवाज़ दिया, तुमने मैसेज क्यों दिया? तो इन्होंने कहा, मैं सोचा सर कि व्यस्त होंगे, शायद कॉल बैक कर लेंगे। He said no, I'll definitely come for your program, and this is important. I educate and make the crowd aware about where we are in defense. एक डेडिकेटेड पैनल है हमारे डिफेंस का, जो कि 2:30 बजे हम करेंगे माउंट, वो आप लोग बने रहिए, क्योंकि वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पैनल होने वाला है। Now I'd love to thank you, sir. Thank you, Wing Commander, sir, for the time, energy, and space, and the interest that you have shown in Vision Television World, and the respect that the Vision Television always is like to bestow on you, and we are so proud of you at Vision Television World. आजकल मैं क्या कहूँ, आगे बढ़ते हैं, ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि कानून के हाथ लंबे होते हैं, कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट इस बात का भी है कि कानून को समझना, और कानून को जो बनाते हैं, यदि I don't know, most of you people must be aware how laws are being made in India. पहले सरकार एक लॉ कमीशन को एक विचार देती है, लॉ कमीशन उस पर रिसर्च करती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करती है, और लॉ कमीशन उस पर फिर एक इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक खाका तैयार करती है। कोई भी कानून हिंदुस्तान में बनता है, और हिंदुस्तान का कानून आप लोग जानते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। UK doesn't have a written constitution, we all know about that. तो हिंदुस्तान में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कई बार उसमें फेरबदल भी हुई, उसमें भी लॉ कमीशन अपना योगदान देता है। सर, I mean it is just unbelievable that हमारे साथ आज अमरजीत सिंह जी हैं, मेंबर लॉ कमीशन के। सर, I have no words to thank you. You have come all the way from Punjab for this program and gracing this program. Sir, I won't take much of your time. I'll say law commission कि आज के जो कानून के इश्यूज हैं उनके बारे में थोड़ा बताएं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये भी है सर कि कानून को बनाना, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी आप थोड़ा सा एजुकेट करें सर कानून के बारे में। और इम्पोर्टेंट वी वुड लाइक टू लिसन फ्रॉम यू व्हाट लॉ कमीशन डज एंड व्हाट लॉ कमीशन इज ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट। और लॉ कमीशन का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि भारत सरकार ने इंटरनेशनल लॉ फर्म को इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए उनको जगह दी है।
Now they can, international law firms can practice in India. Sir, how will that change the legal fraternity? क्या हम बैक ऑफिस फंक्शन जो आईटी में था हम वहीं रुक जाएंगे? क्या हम नया लीप ले पाएंगे? क्या हमारे इंटरनेशनल लॉ फर्म्स जो आएंगे हिंदुस्तान में उससे एक नॉलेज और इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी? May I request, please give a big round of applause to Amarjeet Singh ji, member Law Commission. Sir, please. To discuss various issues, where we stand and what is our future objective, how to become India a very renowned country as compared to the developed countries of the world. So अभी हमें अब लॉ की बात करते हैं तो आई थिंक नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। सो जैसे एक हिंदी की कहावत भी है कि दूध से जला हुआ पानी को भी फूंक मार के पीना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में बड़े लंबे समय से डिस्कशन चलता रहा है कि हिंदुस्तान में क्या वी शुड अलाउ टू पार्टिसिपेट एंड प्रैक्टिस फॉर लॉ फर्म्स एज वेल एज फॉरेन लॉयर्स। ये ऐसी परिस्थितियों में कि क्या हमें बाहर के जो लॉ फर्म्स हैं उनको हिंदुस्तान में प्रैक्टिस करने की इजाज़त देनी चाहिए। अभी रिसेंटली बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मार्च 2022 में अभी रेगुलेशंस फॉर्मुलेट किए हैं जिससे ये एक नया आगाज़ हमारे कंट्री में हो रहा है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, it is obvious when the companies will come to our country to participate in various sectors, the field of investment, then obviously they are experts, whether they are financial experts or legal experts. So their importance and their necessity, the reason they are purposely they will depend upon them, and therefore until unless we are not permitting them to do their work comfortably, we cannot comfortably permitting companies to do their work in the country. So अभी लॉ की जब बात करते हैं हम, तो ऐसी परिस्थितियों में अभी हम बहुत सा टेक्नोलॉजी की वजह से हमने जो हमारे बहुत से केसेस पूरे कंट्री में पेंडिंग पड़े हैं और लोगों को न्याय लेने में बहुत दिक्कत आती है। तो इसी परिस्थितियों में ऐसी टेक्नोलॉजी और की वजह से हमें काफ़ी डिस्पोजल जो है हमारे कंट्री में पेंडिंग इन वेरियस कोर्ट्स ऑफ इन डिफरेंट स्टेट्स एट डिफरेंट स्टेजेस। तो उसमें हम धीरे धीरे इसको डेवलपमेंट की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से उसको मैनेज करने में काफ़ी पहले से इम्प्रूवमेंट इस सिचुएशन में आ गए हैं। अब दूसरी बात है लॉ की। अब इतनी सोशल मीडिया की वजह से इतनी जागृति लोगों के बीच में उनके राइट्स के लिए अवेयरनेस आई है, जिसकी वजह से कोर्ट्स के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है और बहुत से जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं उसके लिए डिफरेंट जो एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की वहाँ से, और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो लॉ कमीशन को कार्य दिया जाता है कि कैसे सोशल सेक्टर में लॉ बना के लोगों को, अपने देश के लोगों को न्याय प्रदान करना है, और दूसरे जो सिस्टम्स हैं
उसमें नया प्रदान करना है, तो उसके लिए लॉ कमीशन अपनी रिकमेंडेशंस देता है। ड्यूरिंग 19th लॉ कमीशन हम लोगों ने कुछ ऐसे लॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सजेस्ट किए हैं जिससे एक यूनिफॉर्मिटी पूरे कंट्री में आए और लोगों को पूरे कंट्री में न्याय जो मिले, जितने पेंडेंसी है उसको कैसे कम किया जा सकता है, उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी प्लान किया है, काफ़ी वर्क किया है। बहुत से ऐसे स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिससे सोशल सेक्टर में वो काम करना चाहते हैं, बट उसके लिए कोई एनेबलिंग लॉ ना होने की वजह से जो उसकी एनफोर्समेंट है उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है। तो इस वजह से हमने कमीशन में ऐसी लेजिस्लेशन लेके गवर्नमेंट को रिकमेंड किए हैं जिससे कि सोशल सेक्टर में लोगों को काफ़ी सुविधा हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल राइट टू लाइवलीहुड एंड शेल्टर एंड लाइवलीहुड, हमने एक लेजिस्लेशन जो पूरे कंट्री में जो लोग एक लेवल से नीचे रह रहे हैं उनको कैसे रोजगार मिले और कैसे उनको अपनी रोटी, कपड़ा और मकान उसकी सुविधा गारंटेड हो और ताकि वो अपने अच्छे ढंग से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। उससे इम्प्लीमेंटेशन से हमारे कंट्री में काफ़ी इम्प्रूवमेंट नीचे जो हमारा, क्योंकि मुल्क में 70% ज़्यादा आला पॉपुलेशन जो है रूरल एरिया में रहती है। ऐसा ही एक और लॉ हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सजेस्ट किया है, दैट इज़ फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट, जिससे आम जनता को टैक्स का बोझ ना पड़े और खुद ब खुद वो एक जो सेक्शन है उसी से जनरेट करके उनकी वेलफेयर का काम हो और यूनिफॉर्मिटी उसमें हो पूरे कंट्री में, उसके लिए काम किया जा सके। सो ऐसे बहुत से और एरियाज़ हैं जिसमें जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, सोशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जिससे जो एक विजन जो आने वाले समय में हम अपना देश को उन देशों के बराबर खड़ा कर सकते हैं, तो इन रिफॉर्म्स की वजह से वो और इफेक्टिवली जो हमारे डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं उनको रिलीफ मिलेगा और उनको आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। मैं इन्हीं शब्दों से अभी विराम देता हूँ और आप सब लोगों का धन्यवादी हूँ, ऑर्गेनाइजर का, मिस्टर प्रणब जी का। थैंक यू वेरी मच। I wish to thank you, sir, for enlightening this audience, because law and understanding law is very important. And as when I was growing as a student of political science, I always used to think कि law इतना complicated क्यों है, लेकिन उसमें इतनी बारीकियाँ होती हैं, इतना important चीज़ें छिपी होती है, because law हमेशा के लिए बनती है, अगले 50-100 साल के लिए बनती है, तो इसलिए उसमें बहुत पेचीदगियाँ होती हैं, उनको समझना पड़ता है। Thank you, ever so thank you, sir, for taking all your time, coming all the way from Punjab and making us understand in basic, simple words. Let's move forward. Academics. फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह के आने से लिबरलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हुई, और जब वाजपेयी जी ने देश की वागडोर संभाली तो जो हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जो प्रोसेस थी वो एक बिल्कुल डिफरेंट टर्न स्पीडली जो है वो प्रोसेस हुई। और आज हम इस स्थिति में हैं, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो उस टाइम हमारे जो रिसोर्सेज थे वो बहुत ही सीमित थे। हमारी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी या जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व थे वो तकरीबन ना के बराबर। आज अगर हम देखते हैं तो पिछले 10 वर्षों में
हमारे पास जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, वी आर परहैप्स द 4th लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। सबसे पहले चाइना, फिर यूएस और जापान, चौथे नंबर पे इंडिया है, जिस चौथे या पांचवें नंबर पे, जिसके पास आज की डेट पे जो लेटेस्ट आरबीआई की रिपोर्ट अभी आई है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी के ऊपर, 593.6 बिलियन डॉलर्स के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो एक जो आत्मनिर्भर का अब विजन है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और वो ये है कि हम सिर्फ आत्मनिर्भर इस तरीके से नहीं है कि अपने एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स को कम करके एक्सटर्नली हम आत्मनिर्भर हो जाए। अब जो है पूरा विजन जो है डेवलपमेंट का वो बिल्कुल डिफरेंट। ये आत्मनिर्भरता का जो कॉन्सेप्ट है, ये शहरी और देहाती विकास के साथ, रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें रोजगार के अवसर, लोगों को स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग में जो है इंकरेज करने का जो विजन है वो साथ साथ डेवलप हो रहा है। इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो साथ साथ उसको एक स्पेशल प्रोत्साहन दिया गया है। हम देखते हैं कि आज तकरीबन 35% जो है वो सर्विस सेक्टर से हमें अपनी जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं सकल उत्पाद, वो हमें मिलता है। तो एग्रीकल्चर और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जिसको हम सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक्स में कह देते हैं, उससे जो है उसका काफ़ी हिस्सा कम वो होता गया दिन प्रतिदिन, पर आज ये ज़रूरत महसूस हम कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि जो हमारी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नई एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही पूरा विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया। ये बिल्कुल सही, जब 2019 में रेड फोर्ट के पटल से प्रधानमंत्री जी ने ये अनाउंस किया था कि हम 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में 5 ट्रिलियन इकॉनमी अचीव कर लेंगे। तो वो पूरा एक विजन डॉक्यूमेंट था। उसमें अगर हम आप भी देखें तो हमारे ये जो 2.5 साल का समय था पेंडेमिक का, जिसमें कोविड का समय कहते हैं, इसमें काफ़ी सेटबैक हुए हैं लेबर एम्प्लॉयमेंट के केस में, बाकी चीज़ों के केस में, मगर जो लीस्ट डैमेज इकॉनमी रही है वो इंडिया की है। और हम देखते हैं कि अभी भी जो फाइनेंशियल क्राइसिस वर्ल्ड ओवर चल रहा है, वो उसमें भी इंडिया जो है वो, भारत जो हमारा देश है, ये सबसे कम अफेक्टेड है। ना तो हमारी रेट ऑफ इन्फ्लेशन इतनी बुरी है, ना कोई हमारा फाइनेंशियल सेक्टर में कोई बहुत ज़्यादा सेटबैक हुआ है। सो जो रेजिलियंस है इकॉनमी की, जो एक रेसिस्टेंस है एक्सटर्नल शॉक्स के लिए, वो मुझे लगता है कि पिछले तकरीबन 8-10 साल में इतनी रेसिस्टेंस आई है कि किसी भी किस्म के एक्सटर्नल शॉक को हम सहन कर सकते हैं। और दूसरा एक जो नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि ये ज़रूरी है कि हमने 5 ट्रिलियन इकॉनमी की बात करनी है तो हम एक सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन भी देखें। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें जैसे सरदार अमरजीत सिंह जी ने बताया है कि तकरीबन 70% लोग जो हैं वो गांव में रहते हैं, और आप भी आज भी जो है तकरीबन 15 से 17% जो हमारा जीएनपी है या जीडीपी है, राष्ट्रीय आय, वो खेती सेक्टर से आती है, और तकरीबन 55% जो वर्कफोर्स है वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो ये ज़रूरी है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को स्ट्रेंथन करें, और इसकी तरफ बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, चाहे वो सिंचाई के माध्यम की बात करें, क्रॉप इंश्योरेंस की बात करें, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करें, उन क्षेत्रों में जहाँ रेन डेफिसिट एरियाज हैं, जहाँ इतनी पर्याप्त मात्रा में बारिश नहीं होती है, उन क्षेत्रों की डेवलपमेंट की बात करें। सेमी अर्बन ट्रॉपिक्स की स्पेशल स्कीम्स हैं जो रिसेंटली अनाउंस भी की हुई हैं, और उसके लिए काफ़ी सारा एलोकेशन भी किया गया सेंटर की तरफ से, और स्टेट्स भी उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री रिसोर्सेज जुटा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 2026 या 27 तक, जो अगर 2024 में ये वाला अगर पेंडेमिक का पीरियड नहीं आता तो शायद 2024-25 से पहले भी 5 ट्रिलियन इकॉनमी का एक ऑब्जेक्टिव पूरा किया जा सकता है। बट एट दी मोस्ट इट विल बी डिलेड बाय 6 to 7 months। और जो लेटेस्ट IMF ने भी फिगर्स दिए हैं कि इंडिया का ग्रोथ रेट, पहले तो उन्होंने 7.2% बताया था,
और अब जो है उन्होंने रिवाइज करके 6.8%, और इंडिया विश्व की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और ये इसके फास्टेस्ट ग्रोथ खाली दूसरे देशों के ऊपर नहीं निर्भर। हमारी ये जरूरी है कि जैसे जैसे हमारा विकास बढ़ता है, हमारे बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इन चीज़ों की जो कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है, उन चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है। पर दूसरी तरफ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो स्टेट्स हैं, जो इनका विजन डॉक्यूमेंट है, उसमें पूरी सोलर एनर्जी को टैप करने की बात है। तो ये आत्मनिर्भरता, जो अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, उसकी तरफ पूरा जो है वो ध्यान दिया जाए। तो हो सकता है कि आने वाले 10 वर्ष में किसी गांव को रात को अगर बिजली चाहिए, या हमें पंखे की जरूरत है, या इन चीज़ों की जरूरत है, इवन जो इलेक्ट्रिक मोटर्स जो हम खेतों में यूज करते हैं, इन चीज़ों के लिए हमें शायद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की जरूरत ना पड़े, सोलर एनर्जी से ही हम काम चला रहे हैं। इतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास विकसित होती है। तो साथ साथ जो है हम जो है एजुकेशन में विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक पूरी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है। ये नहीं कि पहले हमारे पास एजुकेशन पॉलिसीज नहीं थी। 1968 में 68 में भी पॉलिसी आई, 86 में भी पॉलिसी आई। ये तकरीबन काफ़ी सालों के बाद, 30 साल से भी ज़्यादा समय के बाद हमारे पास 2020 वाली जो पॉलिसी आई है, इसको बहुत डिस्कस करने के बाद, जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके सजेशंस लेने के बाद ये विजन डॉक्यूमेंट आया है। और अब जैसे अभी अनाउंस किया जा रहा था से कि जो डिसिप्लिन्स हैं उन पे जो पहले बाउंड्रीज थी उसको खत्म कर दिया, और नई एजुकेशन पॉलिसी में स्कूल लेवल से लेके यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जैसे जैसे हम एक लेवल से आगे दूसरे लेवल में प्रोग्रेस करते हैं, तो स्किल और वैल्यू एजुकेशन दोनों का जो है एक पर्याप्त मिक्स हमारे कोर्सेज में दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ बच्चे अगर मेजर माइनर कोर्सेज उन विषयों में करना चाहें जिन विषयों में उनको लगता है कि उनकी स्किल की ज़रूरत है, तो वो साथ साथ स्किल के साथ जुड़े रहेंगे। और कॉर्पोरेट सेक्टर जो है खास करके उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ वो टाई अप करें। और ये पहले वाली बात है, कॉर्पोरेट सेक्टर को बहुत सारी ट्रेनिंग करवानी पड़ती है। वो ये अगर अपनी रिक्वायरमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को देते हैं, तो हमारी जो एजुकेशन पॉलिसीज जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में, आई थिंक वी आर द फर्स्ट टू अडॉप्ट इट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी दिल्ली विश्वविद्यालय ने सबसे पहले जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के डॉक्यूमेंट को तैयार किया। और यूजीसीएफ, जिसको हम अंडर ग्रेजुएट कुरिकुलम फ्रेमवर्क कहते हैं, जिसमें स्किल कोर्सेज, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज हर कोर्स में इनकॉर्पोरेट किए गए। और इसके साथ साथ देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति पूरी कमिटमेंट के साथ जो है वो वैल्यू एडिशन कोर्सेज भी दिए गए हैं। जैसे योगा की विद्या है, हमारे एज राष्ट्र हमारे क्या ऑब्जेक्टिव है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सभी को जानना क्यों ज़रूरी है, और जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उसके बारे में बात की जाती है। तो ये एक पूरा जो कंप्लीट प्रोसेस है, मुझे लगता है कि देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ रिटर्न नाउ। तो ये जो इकॉनमी जिस तरीके से ग्रो कर रही है, आने वाले वर्षों में ना सिर्फ जो किसी ये नहीं है कि गरीबी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, कुछ एक हिस्सों में हमारी किस तरीके से कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन अपने राष्ट्र के प्रति पूरी कमिटमेंट के साथ पूरे राष्ट्र को तैयार करना, पूरे देश को तैयार करना, मुझे लगता है कि काफ़ी फिजिबल है। और मोदी जी के नेतृत्व में ये चीज़ें पॉसिबल हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन जिस तरीके से मिनिस्ट्रीज में, डिपार्टमेंट्स में, खास करके एजुकेशन सेक्टर में जो एक नई अवेयरनेस आ रही है, वो काफ़ी स्पीडली हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रही है। और सर्विस सेक्टर में मुझे लगता है कि उसका रोल तो बना रहेगा, और जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं वो भी इसमें काफ़ी आएंगी। और क्योंकि हमारे पास एक अभी पॉपुलेशन डिविडेंड की बात हो रही थी, तकरीबन जो 64% पॉपुलेशन है वो 35 साल की एज के नीचे होने का ये एक एडवांटेज है। और एजुकेशन पॉलिसी और स्किल कोर्सेज या स्किल डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनेगी स्किल सेक्टर की। जो हमारी स्किल मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है,
इनके बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा तो ये यंग पॉपुलेशन को हम तैयार करेंगे। और यही नहीं बल्कि आप देखोगे कि अगले 20 साल में भी अभी भी अगर हम यूएन में देखते हैं तो मेजॉरिटी जो वहाँ उनके एम्प्लॉइज़ की है, चाहे यूनाइटेड नेशंस के डिफरेंट ऑर्गन्स की बात करें तो वहाँ बहुत सारे इंडियंस भारतीय काम करते हैं। और आने वाले वर्षों में जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी, हमारी पार्टिसिपेशन ना कि खाली इंडिया में बाकी दूसरे देशों में भी काफ़ी उनकी इकोनॉमीज में भी इंडिया बहुत इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट करने वाला है। जयशंकर जी ने बहुत सही कल जो आज प्रेस में रिपोर्टिंग हुई है कि इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में जिसकी यूरोपियन यूनियन बात कर रही है उसमें इंडिया का एक अपना रोल है। वो चाहे हम इंडियन ओशन की बात करें, जहाँ जो है पूरे विश्व को लोग के विकास की बात करें, nobody can ignore us. We are the youngest nation and we will exploit this nation. Thank you very much. New education policy but also $5 trillion economy. जैसा एक आजकल में वो चलता है, I always feel पकौड़े तलेंगे। मैकडॉनल्ड वहीं से आया था, पकौड़े तलेंगे और सारी जितनी कंपनियां एफएमसीजी वहीं से आई थी। और एफएमसीजी सर, you will vouch for that FMCG companies are the one which are generating maximum employment and at the same time revenue। वेस्टर्न वर्ल्ड को ले लें, पूरी दुनिया को ले लें और हिंदुस्तान को ले लें, ये छोटे पकौड़े तलना ये हम एक लहजा यूज कर रहे हैं कुछ सालों से। शायद आई थिंक you want to comment on that because पकौड़े तलना बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं और उसमें सैकड़ों हजारों लाखों लोग काम कर रहे हैं। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की जो बात है और वो शायद बहुत इम्पोर्टेंट है एंड दैट इज व्हाट द लर्निंग्स आर ऑल अबाउट, इजंट इट सर? बिल्कुल आपने सही कहा है कि ये जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, इनकी अपनी एक भूमिका है, इनकी अपनी एक रोल है किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम में। ये दोनों चीज़ों में आ जाती है, ये सर्विस और एक आप देख सकते हो कि सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग दोनों का एक बहुत अच्छा सुमेल है। और आज कोई भी इंडस्ट्री जो है वो सर्विस सेक्टर में के साथ अगर इंटीग्रेट नहीं होती, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन है, इंफॉर्मेशन एक्सपोजर है और कंज्यूमर की अवेयरनेस भी है। और बिल्कुल आपने सही कहा है कि ये बात पकौड़े तलने की तो है ही है, मगर इससे कहीं लार्जर विजन जो है उसके ऊपर इंडिया का जो सॉफ्टवेयर सेक्टर है वो काम भी कर रहा है और बहुत सारा जो है हमें रेवेन्यू भी इस एरिया से मिल भी रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर हम देखें सर्विस सेक्टर को तो इमीडिएटली तकरीबन 3 ट्रिलियन सेफली हम बेट कर सकते हैं कि इन द नेक्स्ट 1 or 2 years वी विल बी अर्निंग फ्रॉम दिस। थैंक यू सर। सर आपने एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई कि कॉर्पोरेट सेक्टर हैज़ अ विजन और एकेडमिक्स उससे जुड़ जाए और या कॉर्पोरेट सेक्टर एकेडमिक्स के साथ काम करे। इट इज़ two sides of the same coin. It will be very important for the growth of India, for the success of India. हमारे साथ विनीत नाहटा जी हैं, हम उनके भी सुनेंगे, but I would like to listen from Captain Dr. पुष्पलता जी। आप पॉलिटिकल साइंस के एसोसिएट प्रोफेसर हैं मगध महिला कॉलेज में। मैडम, मैंने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि महिला कहते हैं समाज को बनाना हो, घर को बनाना हो तो पुरुष बनाता है, यदि समाज को बनाना है तो महिला बनाती है। और शायद वहाँ से वो क्यों लूँगा मैं आपसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लड़कियों का कितना ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो छोटे छोटे आयाम हैं, आज प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बात कहा था तो उसमें लगा कि ये क्या है, लेकिन सच बात तो ये थी कि जो पॉपुलेशन मिसमैनेजमेंट था उस पे लोगों ने पहली बार ध्यान दिया और पहले क्यों नहीं दिया। मैं आपसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात करूंगा। मैं जानता हूँ लंच इज वेरी राउंड द कॉर्नर एंड विल बी गोइंग फॉर लंच एट 12:30
और विनीत नाथा जी को भी सुनना है, तो मैं आपको संक्षेप में आप मुझे इसके बारे में बताएं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हाउ गर्ल्स आर लुकिंग एट इट, बिकॉज अब कहते हैं अब वो होम साइंस वाली सब्जेक्ट नहीं रही, अब वो टेक्नोलॉजी और एरो साइंस की सब्जेक्ट है। और बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में, मैं विनीत नाथा जी को भी पूछूंगा कि बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में इंदिरा नूरी जो इतने बड़े कॉर्पोरेट की उनको रिप्रेजेंट किया, how is that translating into the girls and educationists or students, women students around the country and around the world? Thank you. Please, Dr. Pushpalata, she is also a captain in the NCC. So, आपका double role है, but we are all so proud of you. Thank you. सर्वप्रथम मंच पर आसीन हमारे डिग्निटरीज और इस सभागार में उपस्थित हमारे डिग्निटरीज का मैं स्वागत करती हूँ, और विजन टीवी वर्ल्ड और उसके सारे तमाम को पार्टनर्स का स्वागत करती हूँ कि उन्होंने इनवाइट किया है आज के आज़ादी के 2047 अमृत काल के विजन डॉक्यूमेंट्स के लिए। ये बहुत ही काबिले तारीफ है, और सबसे बड़ी बात है, मैं इसके लिए उनको थैंक यू भी बोलना चाहूँगी कि उन्होंने एक बहुत बड़ा सा कैनवस इंडियन सिस्टम, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन सोशल सिस्टम, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम को डेवलपमेंट के लिए सोचा है, और उसके लिए एक माइंड मैप डिसाइड करने की कोशिश की है। सबसे पहली बात ये है कि जब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 2020 जो कि एक बहुत ही बैलेंस्ड डॉक्यूमेंट हमारे सामने आया, और जब हम एजुकेशन की बात करते हैं और जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत होती है किसी व्यक्ति से, इंडिविजुअल, और जब इंडिविजुअल आत्मनिर्भर होगा तभी सोसाइटी आत्मनिर्भर होगी, तभी कंट्री आत्मनिर्भर होगी, और भारत का वसुधैव कुटुंबकम की जो बात करते हैं वो हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जब हम इंडिविजुअल एजुकेशन की बात करते हैं, तो सर ने बहुत अच्छे से समझाया स्किल ट्रेनिंग, एबिलिटी एनहांसमेंट और जॉब ट्रेनिंग और जॉब का प्लेसमेंट। लेकिन मैं कुछ मुद्दों पर अपनी अलग बात कहना चाहूँगी जो अछूता रह गया था। वो था कि व्यक्ति के डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ रिलायंट डेवलपमेंट के लिए 3 चीज़ों का समावेश होना जरूरी है। फर्स्ट माइंड, सेकेंड बॉडी, थर्ड सोल। माइंड, बॉडी एंड सोल अगर एक डायरेक्शन में, कोऑर्डिनेशन में चले, तभी एक व्यक्ति सही शिक्षा हासिल कर सकता है। अगर हम उसे सिर्फ फैक्चुअल ट्रेनिंग दें, he or she will become just a robot। अगर उसमें वैल्यू नहीं हो तो वैसे लोग शिक्षा को सेल्फ डिस्ट्रक्शन का कगार बनाएंगे, और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इसका उदाहरण है। और माइंड और बॉडी के साथ अगर सोल प्योर ना हो तो भी हम सही रास्ते पे नहीं ले जाएंगे। और इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वैल्यू एजुकेशन की बात की गई है। और जब हम वैल्यू एजुकेशन की बात करते हैं तो मैं स्वामी विवेकानंद के थॉट को कोट करना चाहूँगी, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप अपने भाग्य के रचयिता हो, और आप अपना अगर भाग्य बनाते हो तो उससे समाज और राष्ट्र का भाग्य बनता है। और जब आप अपना भाग्य बनाते हो तो उसके लिए जरूरत क्या होती है? उसके लिए जरूरत होती है माइंड, बॉडी एंड सोल के कोऑर्डिनेशन की। सबसे पहले जब आप अपना कोई विचार, आपके दिमाग में कोई थॉट आती है, उस थॉट को आप सोचते हो, अगर आपको वो अच्छा लगता है तो उसको आप एक्शन में लाते हो, और जब वो और भी अच्छा लगता है तो बार बार एक्शन में लाते हो। जब बार बार एक्शन में लाते हो तो क्या हो जाती है? आपकी हैबिट, और जब वो हैबिट बन जाती है फिर इजीली आप उस काम को कर पाते हो, और जब वो हैबिट बार बार करते हो तो फिर आपके संस्कार में शामिल हो जाती है, और वो संस्कार आपकी डेस्टिनी को बनाती है। तो अगर हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमारे बच्चों में वैल्यू एजुकेशन और स्पिरिचुअलिटी को लाने की जरूरत है। सिर्फ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, एबिलिटी एनहांसमेंट, स्किल ट्रेनिंग देने से बात नहीं हो पाएगी, और इसके लिए जरूरत है कि हम बैक टू वेदास। आपने देखा था गुरुकुल सिस्टम की जब हम बात करते हैं, और हमारे एजुकेशन सिस्टम में उन सारी चीज़ों को, इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन को शामिल किया गया। थैंक यू सर।
उस गुरुकुल सिस्टम में हम स्टार्ट करते थे अपनी क्लासेस सबसे पहले मेडिटेशन से, जिसमें कि आप अपने थॉट पे, अपने बॉडी पे, अपने बिहेवियर, एक्शन, थॉट प्रोसेस पे कंट्रोल कर पाओ। अगर आप उसको कंट्रोल कर लेते हो और साथ ही साथ आपको वैल्यू एजुकेशन मिलती है तो आप एक बैलेंस्ड ह्यूमन बीइंग बनोगे। और जब वो वैल्यू एजुकेशन के तहत आपको शिक्षा दी जाती है तो आप एक बैलेंस इंसान बनोगे। क्योंकि मैं 20 साल से एजुकेशन में हूँ और मैंने देखा है कि बच्चों में अगर आप सही ढंग से वैल्यू एजुकेशन ना दो तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन का कगार बन जाता है। फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, सुसाइड। और अगर इन सारे चीज़ों को रोकना है तो हमें सहारा लेना होगा अपने बैक टू वेदास के वैल्यू एजुकेशन और स्पिरिचुअलिटी से। हमारे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो शामिल की गई है उस डॉक्यूमेंट में इन सारी चीज़ों को शामिल करने की कोशिश की गई है जिससे कि इसको शामिल किया जाए। जहाँ तक गर्ल्स या वेमेन का कंट्रीब्यूशन का इंडिया के इकोनॉमी में या भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात है तो हम कहते हैं मदर इज द फर्स्ट टीचर। तो सबसे पहले अगर किसी सोसाइटी या किसी नेशन के डेवलपमेंट को देखना है तो वो डेवलपमेंट नजर आता है विमेन के डेवलपमेंट, विमेन के पोजीशन पे। और इसीलिए जरूरत है कि विमेन या गर्ल्स को आगे लाया जाए। और इसीलिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या इस तरह के जो भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स लाए गए उसका असर हुआ है। सॉरी फॉर डिस्ट्रप्शन। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या आज आप देख रहे डिफेंस फोर्सेस में भी लड़कियों को जो शॉर्ट टर्म कमीशन था उसे हटा दिया गया, परमानेंट कमीशन किया गया है। मैं एक एनसीसी ऑफिसर हूँ और मैंने देखा है कि जैसे ही बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में शामिल किया जाता है, एडवेंचरस एक्टिविटीज में शामिल किया जाता है, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ती है। और जब वो एक कॉन्फिडेंट इंसान होगी, एक कॉन्फिडेंट मदर होगी तो वो अपने बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाएगी और वो कल को एक कॉन्फिडेंट सिटीजन बनेगी। और ये अगर आप हम बैक टू वेदास या बैक टू हिस्ट्री देखें तो आप पाएंगे इस तरह की ग्रेट विमेन हमारे देश में रही हैं। और शुरुआत आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी 50% आबादी को एजुकेशन सिस्टम के साथ जोड़ें और उसको एक कॉन्फिडेंट इंसान बनाएं, जिससे कि जब भारत आत्मनिर्भर हो, भारत जब विश्व गुरु बने तो उसमें लड़कियों औरतों के साथ विमेन और मैन दोनों का एक कोऑर्डिनेशन हो। और वही कोऑर्डिनेशन हमें आगे ले जाएगी। जब हम अपने डेवलप कंट्री की बात करते हैं तो 50% आबादी में अगर आप उसकी परसेंटेज रेट देखिए तो आप गवर्नमेंट जॉब में 5 to 10% विमेन है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन 7 to 8% है। तो अगर उसको हम 30%, 40% या 50% कर दे तो ऑब्वियसली इंडिया एक डेवलप कंट्री बन सकता है। तो जरूरत इस बात की है कि जो 50% आबादी विमेन की है उसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो भी एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स that you are. How do you take time? I fail to understand. I say myself that I work religiously for 16, 17, 18 hours, but you put me down. But I'm ever so proud of you. Vineet Nahataji, thank you very, very much for coming, and please enlighten us with your wisdom. Thank you, Pranavji, for your kind words. I shall continue with what Sir said about the state of affairs of the Indian economy. Most of the salient features he has already covered. A few new observations. I'll just highlight them. Our country happens to be this year chairing the presidency of G20. Indian sovereign debt market happens to be at the cusp of a new turnaround. We are supposed to
be included in the national bond index, in the sovereign bond index of MSCI. So this is going to be a game changer as far as the fund inflow of overseas in Indian sovereign debt is going to be in times to come, and it is going to be a milestone as far as our outreach to the 5 trillion economy is, as far as the funding part of the 5 trillion economy is concerned, because infrastructure happens to be the major challenge, where long-term gestation period is there, long-term funds are needed, and in the past we've had debacles where in longer duration infrastructure projects were funded by short duration loans. IL&FS happens to be the case. Apart from that, we had the debacle of Yes Bank. So this Indian sovereign debt market right now happens to be at the sweetest spot as far as the foreign institutional investment is concerned. I'll just give you an example. Our economy is the only economy where a real rate of return happens to be positive. If you must have studied in your olden days, the real rate of return happens to be the nominal rate, which is the sovereign yield, the interest rate of government securities minus the inflation. At present, we are having a real rate of return of 2%, which is absolutely magical. If you compare it with the Western world, US, United States has a negative real rate of return of close to 3.5 to 4%. Even UK. India is one of the brightest countries and the only countries where the intrinsic worth of our currency happens to be very, very strong. And we are expecting a good inflow. In the last monetary policy, the interest rates were left flat. This was in contradiction to the interest rates being raised across the world. The United States raised their interest rates to combat inflation. UK raised, even European Commercial Bank, they had raised. We have gone in for a pause with a view on the declining inflation, and now yesterday and day before, the inflation figures CPI and WPI which came in were very, very favorable. In fact, WPI is negative now. So what I wanted to say is that our economy happens to be one of the fastest growing and strongest in the terms of our the pillars on which our. एक छोटा सा सवाल मैं पूछूंगा, आप रियल असेसमेंट आप दुनिया के लोगों के साथ आप डील करते हैं. You understand what is NYSE, you understand what is London stock market, you understand what is happening in Singapore, you understand what is happening in Japan. दो बातें actually. Where is India standing, and how do you do your 24-hour cycle of understanding the whole, keeping yourself abreast as a human being, as an individual. One is understanding the market and where is BSE going. हमने 10 साल पहले कभी नहीं सोचा था कि BSE का नंबर यहाँ जहाँ आज है वहाँ तक कभी हो भी पाएगा. 20 साल पहले हमें मालूम भी नहीं था कि BSE का नंबर क्या है. थोड़ा सा if you can tell in 1 minute or 2 minutes, that would be great, sir. Because ये जानना जरूरी है कि आपका देश कहाँ है. ये जानना जरूरी है कि आपका देश क्यों प्रोग्रेस कर रहा है. ये जानना जरूरी है कि BSE और NSE की क्या स्ट्रेंथ है. Please, sir. As I said, our economy is poised for a big takeoff. The young population, which happens to be productive, this is one of the mainstays. Agriculture, as I said, happens to be the major contributor of our economy. The agricultural sector happens to be providing a great fillip. The best practice management in agriculture. Now you must be knowing drones are being used in seeding, spraying, irrigation. So the new practices, we have been able to adapt the artificial intelligence and the new age technology in various agricultural practices, in manufacturing,
this is aiding in a big way. I would like to mention here the defense. Earlier we used to import the most sophisticated weapons. Now we happen to be exporting. Pranavji mentioned that the success stories on the Sensex. If you just compare the share prices of our defense companies, our homegrown defense companies like Hindustan Aeronautics Limited, Mazgaon Dock, Bharat Electronics, Bharat Dynamics, Midhani, Garden Reach Shipbuilders. These stocks have more than doubled or tripled within a very short span of time. India is exporting in a big way to third world countries and even advanced countries. It has various patents in defense. Coming to the other sector of specialty chemicals and chemical fertilizers. After the COVID pandemic, many of the European and American buyers, especially USA and UK, they have stopped importing chemicals and other allied manufactured items from China. India and Vietnam, these are the two countries which happen to be the major beneficiaries of the vacuum which has been created. India has taken a leap, although Vietnam is leading in this, but India also doesn't lag behind. So there, because of China moving out, a good space is created for Indian manufacturing industry. Plus the Make in India initiative of the government has gone in a big way to change it. The productivity linked incentive scheme which has been introduced by the एक्सपोर्ट कर रही है। इसी तरह से पिछले कुछ वर्षों में 1800, ये 2018 तक की बात है कि 1800 ऐसे कानून जो बहुत पुराने हो चुके थे, सैकड़ों साल पुराने, उन्हें निरस्त किया गया, खत्म किया गया क्योंकि उनकी कोई उपयोगिता ही नहीं थी। और उसके बाद भी लगभग 1800 कानूनों की पहचान की गई जो कि उस प्रक्रिया में है, यानी उनको हटाने की जरूरत है। सब कुछ बदल रहा है, बदलने की दिशा सही होगी। इसी सोच को लेकर आज हम ये चर्चा कर रहे हैं और 2047 तक उस लक्ष्य को हासिल करेंगे और इसमें शिक्षा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता, संभावना उसके अंदर है और इसलिए नई शिक्षा नीति के माध्यम से उससे बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो इन सबका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और आभार खासतौर पर हम पैनलिस्ट का आभार और मेमेंटो उनके भेंट करें उसके पहले जो इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में और इवेंट को आपको इस रूप में इतना प्रोफेशनल ढंग से, इतना मेटिकुलसली डिजाइन करके आप तक पहुंचाने में जिन्होंने हमारी मदद की, हमारे साथ जो खड़े रहे दिन रात, वैसे श्रीकांत समल और मिस्टर अविनाश झा, डायरेक्टर रॉयल इवेंट मैनेजमेंट, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पर एक बार आएंगे ताकि उन्हें हम फेलिसिटेट कर सके, उनको इस रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने में हमारी मदद की है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू समल और उनकी पूरी टीम का हम थैंक्स करना चाहते हैं बहुत बहुत, और बहुत बहुत आभार वी आर ग्रेटफुल टू विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, उनका कंट्रीब्यूशन, उनका योगदान इस सैल्यूट जी एंड भी करेंगे डॉक्टर कैलाश यादव जी और डॉक्टर वो बेसिकली हम सबके साथ उनका आभार व्यक्त करेंगे और तालियां आप सब बजाएंगे इन सबके लिए देवेश सज्जनों। और ये बताना चाहूंगा अभी हम लंच के लिए डिस्पर्स होंगे लेकिन 2 बजे का कमोडोर अशोक बिजलवान ये उसमें पैनलिस्ट होंगे हमारे। स्पोर्ट्स को लेकर भी हम चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि स्पोर्ट्स में भारत जो है दुनिया भर में अपनी एक खास पहचान और जगह आज रखता है और उसमें सबसे बड़ी बात की जो अप्रोच बदली है, सोच बदली है, उससे जो दृश्य है वो बदला है, रिजल्ट हम देख पा रहे हैं कि उसका क्या असर हुआ है। इसी तरह से हेल्थ का सेक्टर भी बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें डॉक्टर बीके शर्मा जो कि एचओडी ऑर्थो हैं सफदरजंग हॉस्पिटल में, डॉक्टर शैलेंद्र भदौरिया जी कार्डियोलॉजिस्ट मैक्स बीएल के हॉस्पिटल और डॉक्टर रिवॉर्ड। तो सिर्फ थोड़ा सा समय 2 बजे का समय है, हम वापस अपने इसी जगह पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को और वर्ल्ड को जिस ओर प्रेरित किया है, भारत अमृतकाल से अभी जा रहा है। 2047 में देश को आज़ाद होकर 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो देश का विजन, देश का एक्शन स्पष्ट करने वाला जो बात उन्होंने पूरे देश के सामने रखी है, सरकार का काम कर रही है। उसके साथ साथ जब तक जनता की इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं होगी तो वो यशस्वी नहीं हो सकता है प्रोग्राम। तो आज यहाँ विजन टीवी इंडिया वर्ल्ड ने इस प्रकार का एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रखा है
आज़ादी के बाद 1947 में भारत कैसे होगा, भारत किस दिशा में जा रहा है, इसके लिए बहुत अच्छा सेशन का आयोजन यहाँ पर हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी बातें होने से ही देश आगे बढ़ता है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें होता है। भारत सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की देश प्रथम ये हमारी सबसे पहले कल्पना रही है। देश तब आगे बढ़ता है जब देश के रहने वाले लोगों का रहन सहन, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनका इनकम बढ़े आगे और देश की इकोनॉमी स्टेबल, उस दिशा में ये सरकार काम कर रही है। सामान्य आदमी इस सरकार का केंद्र बिंदु है। भारतीय जनता पार्टी की वही सोच रहती है और मुझे लगता है कि 2014 से जिस गति से ये काम सब हो रहा है, निश्चित रूप से देश आगे बढ़ रहा है। देश का अपना एक स्थान, एक विश्वासार्हता, एक क्रेडिबिलिटी पूरे विश्व में बनी है और आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ग्लोबल लीडर के रूप में पूरे विश्व में एक्सेप्ट किए गए। सर जी, जब हम आज़ादी का 100वां अमृत महोत्सव काल मनाएंगे तो जो पॉलिसियाँ चल रही वो कंटिन्यू रहेंगी और कितनी पॉलिसियाँ और जो है अडॉप्ट करेंगे 24 साल में? निश्चित रूप से मोदी जी बेसिक बात सोचते हैं, देश को आगे कैसे ले जाना इनका उनके मन में स्पष्ट मैप है और उसके लिए वो केवल घोषणा करके रुकते नहीं हैं, उसके लिए आर्थिक प्रावधान करते हैं, फंड में बजट अलॉट करते हैं और पूरे देश को उसमें इन्वॉल्व करते हैं। तो ये सब बातों को देखते हुए निश्चित रूप से सरकार जो सोच रही है उसमें निश्चित रूप से सरकार आगे जाएगी और देश की जनता उनके साथ है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा। यहाँ विजन टीवी किस तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं? आप खुद एक जो है शांति सूरी जो फाउंडेशन है वो काम कर रही है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। अब हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव काल में, जब हम 100वां अमृत महोत्सव काल मनाएंगे तो किस तरह का भारत आप देखना चाहती हैं? क्या आपकी फाउंडेशन पूरे भारत में हर जगह हो पाएगी? हो पाएगी नहीं, हमारी फाउंडेशन ऑलरेडी पूरे भारत में हर जगह है। हमने 100 ऐसे विजेता चुने हैं जो पूरे भारत से आए हुए हैं, जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और इतने छोटे छोटे क्षेत्रों में कर रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते, जहाँ सड़कें नहीं हैं, जहाँ किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है, जहाँ फ़ोन का नेटवर्क नहीं आता है, ऐसे क्षेत्रों में ये लोग काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जब हम अमृत काल की बात कर रहे हैं और हम 100 वर्ष पूरे होने पे जिस भारत का विजन देख रहे हैं, भारत एक द यंगेस्ट नेशन इसे कहा जाता है और सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन का है। जहाँ समाज इतना बड़ा है वहाँ समाज के काम भी समाज के लोग ही संभालते हैं। जब मैं भारत का 100 ईयर्स का विजन देखती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि केवल सरकार नहीं, हम सब लोग, आप और मैं, हम सब मिलके भारत को आगे लेके जा रहे हैं। यही मेरा भारत का जो स्वर्ण जिसे हम कहते हैं, स्वर्ण काल जिसे हम कहेंगे, हम जिसे सोने की चिड़िया कहते हैं, वो चिड़िया दोबारा उड़ेगी और विश्व गुरु की तरह भारत स्थापित हो जाएगा। तो पर्यावरण को लेकर बहुत सी इशूज हैं, बच्चियों को जो है हत्या, रेप, मर्डर, ऐसे बहुत से इशूज हैं। उसके बाद जो है हमारे जो मोदी जी ने काफ़ी योजनाएं चला रखी हैं, लेकिन क्या ये सब कुछ टाइम खत्म हो जाएगा? बिल्कुल, ऐसा हम ज़रूर चाहेंगे कि ये ख़त्म हो जाए। देखिए, पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, वैसे ही समाज के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें पीसफुली एग्जिस्ट नहीं करने देना चाहते, बट धीरे धीरे हमारी जागरूकता बढ़ती जा रही है। मुझे अब तो बधाई देनी चाहिए फिल्म जगत को भी कि कहीं ऐसी फिल्में आ रही है जिसकी वजह से बहुत अवेयरनेस बढ़ रही है लोगों के बीच। जो फिल्में आज आ रही हैं उनका असर आपको अगले 5 वर्षों में मिलेगा। हमारी युवा पीढ़ी जो इधर उधर थोड़ा गुम हो जाती है, उसका ध्यान अब हम खुद ही रखने लग जाएंगे, क्योंकि हमने उनके बीच में ये अवेयरनेस डालनी शुरू कर दी है कि आप कहाँ फंस सकते हैं, कहाँ आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। तो डेफिनेटली जब हम 100 ईयर्स का भारत देख रहे हैं, देखिए कभी भारत में मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी कुप्रथा किसी भी प्रकार की थी। हमने कोविड में सबने घर पे रामायण देखी, किसी में सर पे घूंघट नहीं था, क्योंकि ये भारत की प्रथा ही नहीं थी। ये तो कई विदेशी जो यहाँ पे आए उनकी वजह से बहुत तरह की ऐसी कुप्रथाएं हमारे अंदर आ गई, चाहे वो घूंघट हो, चाहे वो सती हो, चाहे वो चाइल्ड मैरिज हो। ये कभी भारत का तो था ही नहीं। भारत में तो माँ को देवी बोला गया, हम अपने देश को माँ बुलाते हैं। तो इधर तो ऐसा कभी था ही नहीं। नारी सम्मान हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था। हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, हम माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जिनको हम कहते हैं मिनिस्ट्रियाँ जो होती हैं किसी भी पॉलिटिक्स के अंदर भी, वो सारी मिनिस्ट्रियाँ तो हमने देवियों को ही दी हुई हैं।
हम नया साल मनाते हैं तो हम नवरात्रों के साथ शुरू करते हैं देवियों की पूजा से। तो महिलाओं का सम्मान तो होना ही है और ये पुनः हमें स्थापित करना ही है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच बख्शी जी यहाँ मौजूद हैं डिफेंस को लेके, और जितनी भी हमारी फौजें एयरफोर्स, नेवी और आर्मी और साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे BSF, ITBP, CRP, CISF, SSB, यहाँ पर NDMC कन्वेंशन हॉल में सर जी ने यहाँ सिद्ध दी। बहुत सी बातें जो हैं वो पैनल डिस्कस में बताई जा चुकी हैं। तो सर जी, जो हमारा अभी 1947 से लेके अभी हम 75वां अमृत महोत्सव काल मना रहे हैं, तो जो आज से 10-20 साल पहले भारत था आज़ादी से अब तक, और ये जो पिछले 10 साल जब NDA की मौजूदा सरकार है, तो कितनी तब्दीली हुई है सर? देखो, ऐसा है कि जब भारत को आज़ादी मिली थी तो हमारी विचारधारा ऐसी थी, कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, स्ट्रेटजी थिंकिंग और देश की अगर रणनीति की थिंकिंग और देश पे क्या खतरा है उस पर विचार और उस पर चिंतन ना किया जाए, देश का दुश्मन कौन है ये इत्यादि ना की जाए, और सिर्फ ऐसी बातों में अपना मन व्यतीत किया जाए कि सारी दुनिया हमारी दोस्त है, हम शांति प्रिय हैं, गौतम बुद्ध महात्मा गांधी के देश हैं, तो हम सोच रहे हैं कि दुनिया हमारी इज्जत करेगी। सबसे पहले जो है हमला करने वाला आपको बड़ा हमला करेगा, उसको ऐसा शिकार नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमारी जो नीति थी उस समय ऐसी थी। हमने अपनी फौज 25 लाख से लेकर 2.5 लाख पे, फिर 2 लाख पे लेके आ गए। हमने अपनी फौज कम कर दी इतनी सारी, और जब कहा कि चाइना हमारा एनिमी है, किसी ने हमारे प्रधानमंत्री को बताया तो उन्होंने कहा, अरे चाइना हमारा दोस्त है, हमें तो फौज की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो पुलिस से काम चला लेंगे। जब ये नीति होती है देश में तो फिर देश का सिक्योरिटी कुछ नहीं रह जाता। आपने देखा किस तरह से चाइना ने हमें ट्रीट किया, और 62 में क्या हालत थी। 48,000 स्क्वायर किलोमीटर की धरती उसके पास है, अक्साई चीन इत्यादि सब लेके बैठा हुआ है। ये क्योंकि हमने अपनी फौज को, अपनी रणनीति को, एक तीसरे की विचारधारा को एक तरीके से जिसको कहते हैं नकारा, बिल्कुल उसके बाद सोचना बंद कर दिया। जब हमें झटका लगा, दुनिया ने हमारी आंखें खोली, तब हमको पता चला कि हम कितने पीछे रह गए हैं, और भी चाइना हमसे इतना आगे निकल गया था, और चाइना ने पूरे बॉर्डर में अपनी फौज इकट्ठी कर ली, रेलवे लाइन रोड बना ली, और हमारा बिल्कुल खाली सुनसान अरुणाचल से लेके लद्दाख तक सुनसान खाली। पर जब हमारी फौज और लोगों को, एजुकेशनिस्ट को, पॉलिसी मेकर्स को अवगत होने लगा कि ये गलत हो रहा है, तो धीरे धीरे बदलाव आने लगा। पर सबसे ज़्यादा बदलाव मैं देख रहा हूँ 2014 के बाद। ये सारा का सारा जो पूरा उत्थान होना शुरू हुआ है, और आप देख रहे हो कि किस तरीके से पूरे अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक रोड्स, रेलवे लाइन्स, एयरफील्ड्स बनने शुरू हो गए हैं। जो हमारा अभाव था डिफेंस में, वो ये तक हम एक राइफल नहीं बना रहे थे, क्योंकि हम शांति प्रिय देश हैं। ढंग की राइफल, मतलब कोई हम निर्यात नहीं करेंगे, हम आयात में काम चला रहे थे, क्यों कि हम शांति प्रिय देश हैं। तो शांति प्रिय देश को आपने ऐसा मेडल की तरह पहना हुआ था कि हर एक पर चीज़ में बहाना लगा दें उसका, शांति प्रिय हो। तो क्या हुआ, आपकी कोई इज्जत नहीं करता था। जब आपकी शक्ति बढ़ने लगी, आपने चाइना को इसमें झटका दिया गलवान में, और उससे और उसको फिर और जगह वो डोकलाम में फिर, और जैसे आपने सन 71 के अंदर नीति बदली थी, हमने बांग्लादेश को पैदा किया और 93,000 प्रिजनर्स लिए। वो सब करने के बावजूद हमारी नीति में बदलाव आने में बड़ा समय लगा, इसके कारण हम पीछे रह गए। पर अब वो बात नहीं है, अब हमारे अस्त्र शस्त्र नए आ गए हैं, स्वावलंबी बन रहे हैं, अपने हवाई जहाज़ के इंजन, अस्त्र शस्त्र बनाने लग गए हैं, और अगले 25 साल में हम इंडस्ट्री में ही नहीं, डिफेंस इंडस्ट्री में ही नहीं, बल्कि हम आगे भी बढ़ जाएंगे। तो आप जब देखोगे 2047 पे, आप देखोगे भारत की छवि बिल्कुल दूसरी होगी जो कि अभी पहले। टेक्नोलॉजी पहले भी थी सर, और सब जैसे परमाणु सिस्टम जो है इंदिरा गांधी जी ने किया था, लेकिन उसको एक बहुत बड़े ब्रॉडबैंड तरीके से नहीं इम्प्लीमेंट हुआ। उसके बाद जो है अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में फिर से दोबारा परमाणु परीक्षण का जो है पोखरण में हुआ, लेकिन अभी धीरे धीरे जो है
हमें एक ऐसे नेता की ज़रूरत थी, ऐसे प्रधानमंत्री की ज़रूरत थी जिन्होंने अभी टेक्नोलॉजी का विस्तार पूरे अच्छे तरीके से कर दिया, अवेयरनेस लागे लोग। देखिए, प्रधानमंत्री ने आपको बताया कि आपको टेक्नोलॉजी कहाँ चाहिए, आपको संस्कृति कहाँ चाहिए, एजुकेशन कहाँ चाहिए, और सबका अच्छा एक जिसके कहते हैं ना कि अनुपाती वितरण होना चाहिए जी। और वो उन्होंने वो कर रहे हैं। और सिक्योरिटी की जो स्टडीज है, देखिए एक बात बता दूँ, मेस्लोस थ्योरी ऑफ हायरार्की और नीड में सबसे पहली नीड होती है सिक्योरिटी। अगर आप देश सिक्योर नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाओ, ना आपका एजुकेशन बढ़ेगी, ना टूरिज्म बढ़ेगी, ना इंडस्ट्री बढ़ेगी। सबको बढ़ाने के लिए पहले आपको सिक्योर नहीं होना पड़ेगा। सिक्योरिटी आपकी फौज से आती है और फौज सिक्योर होती है इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री और इंडस्ट्री आपकी कमज़ोर होगी, वॉर इंडस्ट्री नहीं बनेगी, वॉर इंडस्ट्री नहीं बनेगी, फौज कमज़ोर होगी और आपकी नीतियाँ कमज़ोर होंगी। तो अगर आपको अपने पाँव पे खड़ा होना है, स्वावलंबी बनना है, आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले आपके हाथ में जो अस्त्र है वो सबसे तगड़ा होना चाहिए, फिर आपको कोई। बिल्कुल सही बात है। तो सर, जब हम आज़ादी का 100वां अमृत महोत्सव काल मनाएंगे, जो विजन टीवी भी अभी उसी मिशन को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो कैसा भारत आप उस टाइम दिखना चाहते हैं? जैसे अगर आपका दुर्गा माँ का जो रूप होता है, एग्जैक्टली वैसा भारत दिखेगा। भारत दिखेगा मतलब भारत हर एक क्षेत्र में आगे होगा, टेक्नोलॉजी में, मिलिट्री ताकत में, एजुकेशन प्रोग्राम्स में, इंडस्ट्री में, एक्सपोर्ट में, टूरिज्म में सबसे ज़्यादा देखेंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस में ऑलरेडी अब आगे निकल गए हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी, साइबर, सब में आप आगे निकल ही रहे हैं। आपको दिख रहा है रोजाना है। अगले 25 साल में क्या होगा वो मैं भी अनुमान नहीं लगा सकता, वो इतने आगे निकल जाएंगे जो सोचा भी नहीं है। नहीं, मैं नहीं सोच सकता कि हम कहाँ निकल जाएंगे, अभी भी मेरी डिक्शनरी में नहीं है वो। बहुत बड़ा विजन और मिशन लेके मोदी जी चल रहे हैं बहुत और ऐसे ही हमें मोदी जी नेक्स्ट टाइम हो ना हो, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जो आप मान के चलिए वो होंगे और आपको अगले 5 साल और निकाल दिखाएंगे, फिर आप रिव्यू करना। नहीं, उससे अगले 5 साल भी चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहे। अगले 5, 10 साल, 15 साल तो कहीं नहीं गए, तो आप वो तो बात चिंता छोड़ दीजिए। हमें तैयार होना है उनकी विचारधारा के साथ देने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच डॉक्टर पुष्पलता जी हैं। यहाँ पर विजन टीवी के माध्यम से दिल्ली में NDNC हॉल में यहाँ पर एक कॉन्क्लेव चल रहा है, जिसमें पैनल डिस्कशन में मैडम ने बहुत सी अच्छी बातें कही हैं नई शिक्षा रणनीति को लेके। तो मैम जी, जो ये नया बदलाव आया है, इसमें कुछ बच्चों पे इफेक्ट तो नहीं पड़ रहे हैं, या ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था? नहीं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो पॉजिटिव चेंज लाया है बच्चों में। जैसा कि एजुकेशन में आपने देखा होगा कि पहले भी पॉलिसी चेंजेस हुई थी, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव लाए गए जो शिक्षा नीति को ही सकारात्मक बदलेंगे नहीं, बल्कि बच्चों की शिक्षा को एक नए डायरेक्शन में ले जाएंगे। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की का जो सपना है कि विश्व गुरु बनने का और भारत को एक विकसित राष्ट्र के लेवल पे ले जाने का, उसमें नई शिक्षा नीति का ये जो बदलाव है जिसमें जरूरी था और उसमें कुछ पॉइंट्स बहुत ही अच्छे हैं, जिसमें कि सब्जेक्ट को एक सिंगल लेवल पे ना लेके मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के रूप में लाया गया है। इसके अलावा स्किल ट्रेनिंग, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्सेज, और साथ ही साथ जैसे पहले था कि सोशल साइंस के बच्चे सोशल साइंस के सब्जेक्ट लेंगे, अभी कोई भी मिक्स एंड मैच करके साइंस के सब्जेक्ट, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट आप ले सकते हो। इससे बच्चों का एक व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होगा। वो एक तरफ साइंस पढ़ेंगे, दूसरी तरफ समाज को जानेंगे, तीसरी तरफ भाषा का विकास होगा। तो इस तरह से एक उनका व्यक्तित्व का पूर्ण विकास, एक होलिस्टिक अप्रोच में विकास हो पाएगा। और दूसरी बात ये है कि शिक्षा को गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए मूल्य रहित शिक्षा, जो पहले मूल्य के बारे में कुछ शिक्षा दी नहीं जाती थी, अभी नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसको मूल्य के साथ जोड़ने की कोशिश की है। और अगर हम शिक्षा को मूल्य के साथ जोड़ें तो इससे व्यक्ति का व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होगा और इससे न सिर्फ हम एजुकेशन को ज़्यादा गुणवत्ता बढ़ा पाएंगे, बल्कि व्यक्ति के लाइफ को एक सकारात्मक परिवर्तन कर पाएंगे। विजन टीवी वर्ल्ड की तरफ से ये जो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें कि 2047 तक 2047 तक के विजन टीम की बात की गई है और भारत को किस प्रकार से पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, डिफेंस के सर्विसेज में, हेल्थ सेक्टर में
बच्चों के लेवल पे, एजुकेशन के लेवल पे किस तरह से बढ़ाया जाए। ये जो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है ये काबिल तारीफ है और आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ये एक विजन डॉक्यूमेंट होगा जो कि इसे भारत को ज़्यादा डेवलप कर पाएगा और एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करने में मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती समय दिया और इतनी अच्छी बातें जो हैं आप देशवासियों के लिए बताई। तो सभी देशवासियों से अनुरोध है कि मैम ने जिस तरह से समझाया या विजन टीवी जिस तरह से पहले डिस्कशन में जो बातें चल रही हैं सभी ध्यानपूर्वक सुने। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच विनीत नाहटा जी हैं। यहाँ पर विजन टीवी के एक प्रोग्राम में सर जी ने सिद्ध दी। तो सर जी, अभी आपने NSE BSE के बारे में काफ़ी जानकारी दी है, स्टॉक एक्सचेंज जो इंडिया का है, और साथ में हम और जानना चाहते हैं उन दर्शकों के लिए जो डिजिटल इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को लेके काम करते हैं, बात करते हैं। हालांकि हमारी जो मंत्री हैं सीतारमण जी, उन्होंने वैसे बरबली या कहो कि पूरी पॉलिसी नहीं है, हम सब आपसे जानना चाहते हैं क्योंकि आप इसके विशेषज्ञ हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। दर्शकों के लिए आप ये सब बातें बताएं सर जी, क्या चीज़ है ये लोगों को NSE BSE से हटकर जो है जो 24 आवर्स की जो एक्सचेंज है। क्रिप्टो करेंसी विदेशों में काफ़ी हद तक प्रचलित है, लोगों ने काफ़ी मुनाफा भी किया है वहाँ। भारतवर्ष के अंदर टैक्सेशन और गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया और फाइनेंस मिनिस्ट्री दोनों क्रिप्टो करेंसी को एक बहुत जोखिम भरा इंस्ट्रूमेंट या इन्वेस्टमेंट निवेश का ऑप्शन समझती है। इस वजह से इसको डिस्करेज करने के लिए काफ़ी नियम कानून बनाए गए हैं जो कि काफ़ी सख्त हैं। सबसे पहला क्या है कि यदि आपको क्रिप्टो करेंसी में मुनाफा होता है तब तो आपको जो टैक्स लगेगा वो लगेगा। यदि आपको नुकसान हो जाता है क्रिप्टो करेंसी के अंदर में, वो नुकसान आप दूसरे मुनाफे के साथ सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। जो क्रिप्टो करेंसी का नुकसान है उसके ऊपर आपको टैक्स डिडक्टिबिलिटी नहीं मिलेगी। इसके अलावा ये लीगल वैलिड टेंडर नहीं है। यदि आप क्रिप्टो करेंसी का एसेट रखते हैं उसमें उसके क्रिप्टो करेंसी के एसेट के थ्रू यदि आप लेन देन करना चाहें वो वैध नहीं है। तो भारतवर्ष के अंदर क्रिप्टो करेंसी एज ए एसेट ओन करना और उसके अंदर में, और ये हाईली स्पेकुलेटिव है। स्पेकुलेटिव का मतलब इसके अंदर ऊपर नीचे होने की वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है और ये वायदा कारोबार के हिसाब से ये बहुत ही जोखिम भरा निवेश है। तो क्या गवर्नमेंट को इसको रेगुलाइज कर देना चाहिए या परमिशन दे देनी चाहिए कि लोग इसमें काम करें? जब मोदी जी कहते हैं वन अर्थ, वन फ्यूचर, वन फैमिली, तो फिर क्यों इस तरह के प्रतिबंध लगाए? असल में भारतवर्ष के बाज़ार और भारतीय निवेशक क्रिप्टो करेंसी को ठीक ढंग से इस्तेमाल करने के लिए अभी उतने परिपक्व नहीं हुए। हमारी लीगल व्यवस्था जो है, जो लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर में ये क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडिंग को सुचारू रूप से क्रियान्वित करना अभी संभव नहीं है। एक दूसरा क्या है कि इसके अंदर में यदि नफ़ा नुकसान होता है या किसी व्यक्ति की लायबिलिटी निकलती है उसकी अकाउंटेबिलिटी पूरी तरह सुनिश्चित नहीं की गई है। तो हो सकता है कि भविष्य में 5 वर्ष बाद जब माहौल बदलेगा और इस क्षेत्र के अंदर में और सरकार आगे बढ़ के और वेल प्रिपेयर्ड ढंग से, सुनियोजित ढंग से यदि कोई स्कीम या प्रणाली लॉन्च करे, उस समय निवेशक यदि थोड़ा सा अभी वेट करें और फ्यूचर के अंदर ये अभी तक ये भी तय नहीं हुआ है कि क्रिप्टो करेंसी एक मिथ है या एक सच्चाई है। अभी सारे देश इसको एक कंसेप्ट की तरह मान रहे हैं और उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके ट्रेडिंग के अंदर में परिपक्वता अभी तक नहीं आई है। और कुछ लीगल जैसे करेंसी है, करेंसी और क्रिप्टो करेंसी के अंदर सॉवरेन गारंटी जो है वो करेंसी की रहती है। जो डॉलर है, पाउंड है, रुपया है, हाट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हर देश का जो सेंट्रल बैंक है
उसकी जिम्मेदारी होती है उस करेंसी का पूरा वैल्यू उपभोक्ता को देना या होल्डर ऑफ द करेंसी को देना। क्रिप्टो करेंसी के अंदर में ये प्राइवेट कंपनियां इसको जारी करती हैं। अब यदि प्राइवेट कंपनी जिसने खुद इस क्रिप्टो करेंसी को जारी किया है वो यदि मुकर जाए अपना लीगल टेंडर देने से, उस स्थिति के अंदर में कानून के अंतर्गत निवेशक को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या व्यवस्था है ये अभी तक निश्चित नहीं हुआ। लेकिन इसी बीच में जब बात चलती है कि जो कॉइन है या करेंसी है उसको सेंट्रल डिसेंट्रलाइज कुछ इस तरह से होता है कि इस ब्लॉकचेन में ब्लॉकचेन को और इंडिया गवर्नमेंट भी ब्लॉकचेन लाना चाह रही है, तो क्या ये इंडिया संभव गवर्नमेंट नहीं हो सकता? नहीं, इंडिया गवर्नमेंट ने सिंबॉलिक तौर पे ये एक क्रिप्टो करेंसी का लॉन्च किया था। अब उसके आगे जाके उसके अंदर में कितना वॉल्यूम होता है और गवर्नमेंट की क्या इंटेंशन क्या है उस करेंसी को व्यापक रूप में इस प्रकार से यदि वो लॉन्च करने को इच्छुक है, ये समय बताएगा। अभी कुछ भी कहना इस मामले में बहुत प्रीमैच्योर हो। आप इसमें विशेषज्ञ हैं, NSE BSE में तो है ही, और हिंदुस्तान में लगभग 60% लोग जो हैं वो क्रिप्टो में काम कर रहे हैं। लीगली या अनलीगली तो कह नहीं सकते, लेकिन कई वेबसाइट है वो पैसे भी ले रहे हैं, अकाउंट में भी आ रहा है, अकाउंट में आ रहा है, 30% डिडक्शन भी दी जा रही है। एकदम काम तो चल रहा है सर, और हम काफ़ी हद तक ये लोग इसमें जो है जा चुके हैं, और लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसको जो है परमिशन दे और खुद एक करेंसी, खुद एक इस तरह से ब्लॉकचेन में लाए, ताकि जो है इसमें ब्लॉकचेन में लाने का मतलब है कोई हेरा फेरी नहीं है, कहीं कोई इस तरह नहीं है, सब दिखता है। ऐसा नहीं, हेरा फेरी और ये ओपेक है, जो ट्रांजैक्शन का मॉड्यूल है वो ओपेक है। रिजर्व बैंक जो करेंसी का ट्रेड है, ऑडिट ट्रेल या मनी ट्रेल जो है वो ब्लॉकचेन के अंदर में एस्टैब्लिश नहीं है। इसके अंदर में एक भय है, यदि मनी लॉन्ड्रिंग, गवर्नमेंट सोच रही है कि इसके मनी लॉन्ड्रिंग के एस्पेक्ट से क्रिप्टो करेंसी के डीलिंग्स 100% फुल प्रूफ नहीं है। तो ये भी एक हो सकता है कि एक पॉइंट हो जिसके तहत गवर्नमेंट पूर्ण रूप से इसको नहीं लेके आ पा रही, और वो समय चाहती है कि सिस्टम जो है फुल प्रूफ हो जाए, उसके बाद इसको बड़े रूप में लॉन्च करें ताकि जो छोटे निवेशक हैं उनका नुकसान ना हो। चिट फंड में आपने देखा कितने छोटे निवेशक हैं उनके पैसे डूब गए। कई शेयर बाजार में भी कई गलत जगह निवेश होने से पैसे डूब गए। बहुत सारी कंपनियां जिसमें फिक्स डिपॉजिट के अंदर में लोगों ने निवेश किया, वहाँ भी पैसे डूब गए। तो गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि आम निवेशक का, जो कि भारत के सिटीजन हैं, उनका पैसा गलत तरीके से निवेशित हो जाए और उनको नुकसान हो। लेकिन हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि सरकार आप जैसे विशेषज्ञों को बिठाए और इसमें एनालाइज करे कि कहाँ तक ये ठीक है, अगर ठीक है तो इसको रेगुलाइज करें और इसमें परमिशन दे। सरकार एक इसके ऊपर विचार कर रही है और क्रिप्टो करेंसी को क्रियान्वित करने के लिए एक टीम का गठन हुआ है जो ऑलरेडी इस के अंडर प्रोसेस है। अब उनकी जब ये प्रोजेक्ट उनका ख़त्म हो जाता है उसके बाद उनका क्या निष्कर्ष निकलता है वो सरकार आने वाले समय में स्वयं सूचित कर देगी। तो भारतवर्षवासियों के लिए ये हमारा मैसेज है। वनीत जी ने जिस तरह से बताया कि अभी इसमें कोई रिस्क ना लें, क्योंकि ये रिस्केबल करेंसी और कॉइन है, इनसे बचें। जब तक गवर्नमेंट कोई रेगुलेटरी पास नहीं करती या कोई इस तरह से प्रावधान नहीं होता और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं होती, तब तक सभी लोगों से अनुरोध है कि किसी भी तरह से क्रिप्टो से बचें। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हेयर इज Jim and one vision program organized by the organizer. And how do you feel here? You are from South Korea, and what is the difference between South Korea and Indian atmosphere? My name is Jana Zhang, and I'm the founder and director for IKBCC, stands for India Korea Business Culture Center. It aims to promote business, trade, education, tourism, and cultural exchanges between India and Korea. And what I see
land of spirituality and the land of diversity. So I'm telling the whole world that the whole world should see India not as one nation, but dealing with the country for 28 different nations here, because of you have 28 states. And the Korea, the India and Korea have a very strong historical connections thanks to the Princess of Ayodhya, who came to Korea 2,000 years ago, who got married to a Korean king. We call Queen Her. And I realized that India and Nepal are considered as one nation. So I believe that Korea and India, Korea should be like a brother nation in blood, thanks to again Princess of Ayodhya from India. And so since we have a very strong connections, I see that there should be a lot of people-to-people exchanges between Korea and India. So more Indian people visit Korea to know about the Koreans and Korean culture, and definitely more Koreans should come to India to learn about India, Indians, and Indian culture. So that's why I'm here. And that's why I founded the India-Korea Business Culture Center. Yes. Thank you very much. And one more last thing I would like to tell the whole world, not only India and Korea. I learned the concept of global citizen, since we are all like one family under one God. So Indian word, it says Vasudev Kutumbakam. That's Vasudev Kutumbakam. Vasudev Kutumbakam. That's what the message that I One would family, like to one tell. earth, Yes. one future. Yes, correct. We are all like one family on earth. One earth, one family, One future. value, one future. That's the value that we have to deliver to the whole world. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. How do you like here the locations? Which location you visit in India? Unfortunately, I have not visited many cities or many states in India, but thanks to God, God is so kind to me that I visited, I was on an official invited for Madhya Pradesh Global Investors Summit. So I visited Indore, Bangalore, and Bombay. not yet. And then February, I was on a special invited for UP Global Investors Summit and the March for International Business MSME Club. So there are so many wonderful places to visit in India. But right now, like I also work very hard trying to put India and Korea together through a lot of those big projects that I have been working on. In the film industry, lots of your friends, what do you like Jackie Shroff, your friends? That's another thing, that the Bollywood movies are very well known, and I hope that down the road, the more Koreans can watch Bollywood movie, and also the Natu Natu won the best movie song. And theme song. Oscar Award winner, that song. Yeah, the song. So more Koreans can watch Bollywood movies and the South Indian films, and more Indian people can watch Korean movies, Parasite, Minari. So by knowing the different cultures, we can get closer to Which South Indian hero, your Bombay film industry hero, which like you? Recently, I met Jack Shroff and Iqbal Durrani. Okay, Iqbal Durrani, you meet? Yeah, and I met Iqbal Durrani and Masha Durrani's son, and also I met Jack Shroff. So one thing that I realized the difference between Korea and India is that in India, when the father is a movie actor and movie director, the children, become the movie actor.
for example, the father is a doctor, then the children become doctors like that. So that's the thing that different. So the Iqbal Durrani, his son Masha Durrani, and Jashraf and his son the Tom Shuraf. So that's a very deep, interesting to know about India. Yeah. Okay, thank you. Lots of thanks. Thank you very much. Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Dhanyawad, Dhanyawad, धन्यवाद Dhanyawad. धन्यवाद